जाकर उसको किस करो। अनिका के यहाँ आने के बाद भी शिवाय ने उन कपड़ों को नहीं हटाया होता है, बल्कि वो अपना हीरोइन उसको रहने के लिए दे दिया होता है, और ये चीज अनिका को पता नहीं होती है। अब आगे शिवाय को जाते हुए देखकर अनिका अपने माथे को अपने हाथों से साफ करते हुए कहती है, ये शैतान जब देखो मुझ जैसी मासूम लड़की पर अत्याचार करता ही रहता है, और अब तो इसे मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी इससे बचने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं है ये शैतान मेरे साथ क्या करेगा। हे भगवान, मुझे बचा लेना इससे, क्योंकि अब आपके इस बच्चे से अत्याचार नहीं सहा जा रहा है। शिवाय वही बाथरूम के गेट के पास खड़ा होकर वो उसकी सारी नौटंकी देख रहा होता है और कहता है, ये पागल लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। फिर वो स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही अनिका नीचे भाग आती है। अनिका जैसे ही हॉल में आती है, ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके चक्कर लगाते हुए कहता है, तुम दोनों इतनी देर से रूम में क्या कर रहे थे। अनिका उसको गुस्से से देखती है और कहती है, तुम बहुत उतावले हो रहे हो ये जानने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे थे। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम अपने दोस्त से ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेते हो कि हम दोनों अकेले उसे रूम में क्या कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो तुम्हें साफ साफ और सीधे शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ऋषभ कहता है, मैं इतना भी ज्यादा क्यूरोस नहीं हूं जानने के लिए कि खुद को एक डेविल के हवाले कर दूंगा। थोड़ी देर बाद अनिका आज भी शिवाय और ऋषभ के साथ रात का खाना खाती है और अपने रूम में आ जाती है, और तभी उसको कुछ याद आता है और वो तुरंत अपने बेड से उठ जाती है और किसी चीज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो चीज उसको मिल नहीं रहा होता है। वो खुद से परेशान होते हुए कहती है, कहाँ चली गई, मुझे याद है मैंने उसको यही रखा था। ये बोल वो कुछ सोचने लगती है, तभी उसे किसी की कॉल आती है। ये देख वो कॉल उठाने जाती है, पर अननोन नंबर देखकर रुक जाती है और खुद से ही कहती है, इस वक्त कौन कॉल कर सकता है, वो भी अननोन नंबर से। ये बोल वो कॉल उठा लेती है, पर इससे पहले वो कुछ बोलती दूसरी तरफ से आवाज आती है, हे क्रेजी गर्ल, कैसी हो। ऑफन कॉल से मुझे ये पूछने की जरूरत तो नहीं है। फोन से आहान की आवाज सुन अनिका का पारा हाई हो जाता है और वो चिढ़कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। क्यों तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो क्या जो मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। बाय दी वे मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर सकता हूँ, आहान बेफिक्री से कहता है। उसकी बातें सुनकर अनिका गुस्से से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। उसकी बात सुन आहान कहता है, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या बस बनने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है भला मेरे लिए किसी का नंबर निकालना कोई बड़ी बात है। तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, जस्ट टेल मी। अनिका चिढ़कर कहती है, तुम्हारी कोई चीज मेरे पास रह गई है। मेरी चीज और तुम्हारे पास लाइक रियली तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ कि तुम मुझे ऐसे बोलोगे और मैं मान जाऊंगी हनन। इन योर ड्रीम्स आहान बतरा। अनिका अपनी रोल करते हुए कहती है, तुम। आहान अभी इतना ही कहता ही है कि अनिका बिना उसकी बात सुने ही कॉल कट कर देती है। ये देख आहान को बहुत गुस्सा आता है। इधर अनिका गुस्से में खुद से ही कहती है, समझता क्या है खुद को, जब देखो तब आ जाता है परेशान करने। कॉलेज में रहो तो वो परेशान करता है और घर पर आप तो ये साइको सिंह ओबेरॉय बैठा रहता है मुझे परेशान करने के लिए। ये कह वो अपना काम करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका और सृष्टि बातें करते हुए जा रही थी। सृष्टि अनिका से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, कोई बात है क्या, या फिर किसी ने कुछ कहा है क्या। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बस थोड़ी सी परेशान हूं क्योंकि कल से मेरा एटीएम कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रखती मैंने। उसका मिलना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि मैं वापस से जाकर दूसरा एटीएम कार्ड बनवा लूंगी। सृष्टि कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बातों को। उस घर में वापस से जाना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैसे तुम्हें उसे रखा कहा था। तो श्रिया बोलती है, वो मैं कल उसको अपने साथ कॉलेज लेकर आ गई थी और मैं अपनी जेब में रखा था और मुझे लग रहा शायद उसे मैंने कॉलेज में ही गिरा दिया है। बातें करते करते वो दोनों ही वहां से चली जाती है, पर वो दोनों ये नहीं देख पाती कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। आहान जो वहीं से गुजर रहा था अनिका की आवाज सुन गुस्से में आ जाता है और उसने जो कल रात किया था उसका हिसाब लेने वो उसके पास चला जाता है, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर वो वहीं रुक जाता है। अनिका को जाते हुए देखकर वो खुद से कहता है, तो तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो रियली, चलो ट्राई कर लेते हैं। ये कह वो एक डेविल स्माइल करने लगता है। अनिका बास्केटबॉल प्लेग्राउंड में अपने कार्ड को ढूंढ रही होती है कि तभी वहां पर एक लड़का आता है और उसके हाथ में एक नोट पकड़कर भाग जाता है। अनिका जैसे ही उसे नोट को खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, अनिका सिंघानिया तुम जहां भी हो मुझसे अभी के अभी मिलो वरना तुम खुद रिग्रेट करोगी। आहान। उस नोट को पढ़ने के बाद अनिका को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये लड़का अब तो जाना ही पड़ेगा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूं, ऊपर से ये अब पहले इससे ही निपट लेती हूँ, आज ये पक्का मेरे हाथों से मारने वाला है। ये कह अनिका वहां से चली जाती है। अनिका आहान को ढूंढते हुए म्यूजिक रूम में जाती है तो वहां आहान अकेले बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। अनिका उसके पास जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से कहती है, तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम्हें हमेशा मैं ही मिलती हूँ परेशान करने के लिए, मैं तुम्हें। अनिका इतना ही कहती है कि अब आहान का भी सब्र जवाब दे बैठा था। वो गुस्से से अनिका के हाथों को पकड़ता है जो उसकी कॉलर पर थे और ये आहान को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वो उसे दीवार से टिका देता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, जब से आई हो चपड़ चपड़ किए जा रही हो, मैंने हर बार इग्नोर किया पर इससे तुम्हारी तो हिम्मत ही बढ़ गई है और आज तो तुमने मेरे कॉलर पर हाथ रख दिया और कोई भी आहान बत्रा के गिरवान पर हाथ रखे ये बर्दाश्त नहीं मुझे।
मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारे काम के लिए ही बुलाया था, लेकिन तुम तो कुछ और ही चाहती हो, तो ठीक है, लेट्स प्ले द रियल गेम। फिर वो आगे से कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा कार्ड देने के लिए बुला रहा था, पर तुम्हें तो बहुत शौक है मुझसे बहस करने का। खुद को पता नहीं क्या ही समझती हो तुम। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब तक लड़की समझकर मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम्हें ही लड़ने का शौक है तो ठीक है, अब ये कार्ड तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। अनिका जब देखती है उसका कार्ड आहान के पास है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका कार्ड आहान के पास भी हो सकता है। अब वो सच में रिग्रेट कर रही थी और अपने आप से कहती है, लेकिन मेरा कार्ड इसके पास कैसे आया। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आहान उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, क्यों शौक लग गया क्या कि ये कार्ड मेरे पास कैसे आ गया। अनिका अपनी फेशियल एक्सप्रेशन छुपाते हुए आहान से कहती है, आई कांट बिलीव कि इतने बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है जो तुम्हें मेरा कार्ड चुराना पड़ा। अनिका के ये कहने पर आहान को सच में समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। क्या ये लड़की सच में पागल थी या उसे ही पागल बना रही थी। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम यहाँ कॉलेज आते वक्त अपना दिमाग घर पे छोड़ कर आती हो। अपनी बकवास बंद करो, अनिका कहती है। तो आहान उसे घूरते हुए कहता है, ओह रियली, पर जितना मुझे दिख रहा है बकवास तो तुम कर रही हो। अनिका कहती है, मुझे बस मेरा कार्ड दे दो। आहान डेविल स्माइल कहता है, सोचा तो मैंने भी वही था, लेकिन तुम्हें सीधी चीजें पसंद कहाँ आती है। अब इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला ये कार्ड। अनिका कहती है, आहान मेरा कार्ड मुझे दे दो, ये कोई मजाक नहीं है। मैं मजाक करता भी नहीं हूं। मिस अनिका, अगर तुम्हें ये कार्ड चाहिए तो तुम्हें कुछ करना होगा। आहान अनिका को घूर कर कहता है। अनिका खा जाने वाली नजरों से आहान को देखते हुए कहती है, अब क्या चाहिए तुम्हें, अब क्या चाहते हो। इतना सब कुछ जो किया है तुमने, उससे तुम्हारा मन नहीं भरा। आहान कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए मैंने किया तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया ना, इसलिए अब अगर तुम्हें अपना कार्ड चाहिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहते हैं। अनिका गुस्से में दांत पीस कर कहती है, नो वे, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, समझे। नहीं हो तो बन जाओ, तुम्हें बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना ये कार्ड तो तुम्हें कभी मिलने से रही। चॉइस इज योर्स। आहान भी अपने शब्द चबाते हुए कहता है। अब अनिका के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो ना चाहते हुए भी कहती है, ओके फाइन, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम मुझे मेरा कार्ड दे दोगे। हाँ बाबा दे दूंगा, वैसे भी मुझे इस कार्ड को लेकर झंडे नहीं गाड़ने, आहान बेफिक्री से कहता है। तो अनिका बोलती है, तुम्हें क्या मैं स्टूपिड लगती हूँ कि तुम बोल दोगे और मैं मान लूंगी, लाइक सीरियसली। अनिका की बात सुन आहान एक तिरछी स्माइल कर कहता है, आई न्यू इट, तुम ऐसा कुछ ही बोलोगी, इसलिए मैं एक एग्रीमेंट लेकर आया हूँ। सो डोंट वरी, मैं कहीं तुम्हारा कार्ड लेकर नहीं भाग रहा हूँ। ये कह वो टेबल से एक फाइल उठाता है और अनिका की तरफ दे देता है। अनिका उस फाइल को उठाकर पढ़ती है तो उसे सब सही लगता है, तो वो एग्रीमेंट साइन कर देती है। फिर आहान की तरफ देख कर कहती है, लो कर दिया साइन। ये देख आहान उससे वो पेपर ले लेता है और फिर कहता है, ग्रेट, ओके देन, थोड़ी देर में मुझे मेरे प्रैक्टिस रूम में मिलना। उसकी बात सुन अनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो आहान का हाथ पकड़कर कहती है, तुम। पर उसकी बात शुरू होने से पहले ही आहान कहता है, हाँ फालतू की लेक्चर मत शुरू कर देना, अब मुझे सोचने के लिए भी तो वक्त चाहिए ना, आखिर तुमने कम परेशान थोड़ी किया है मुझे। ये बोल आहान वहां से चला जाता है तो उसके पीछे पीछे अर्णव और मयंक भी चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रैक्टिस रूम में अनिका और आहान दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो आ ही गई तुम, काम बताओ, आहान की बात सुनकर अनिका कहती है। आहान कहता है, माना पड़ेगा बहुत गट्स है, तुम में कोई और होता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुझसे ऐसे बात करे। अनिका कहती है, हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो, हिम्मत तो मुझमें इतनी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। अनिका की ये बात सुन आहान उसे गुस्से से घूरता है तो अनिका फिर कहती है, मुझे बाद में जितना मन करे उतना घूर लेना, घूरने के पैसे नहीं लगते, पर अभी टाइम वेस्ट करना बंद करो और जो काम है वो बोलो। आहान उसकी बात सुनकर मिस्टीरियसली स्माइल करता है और कहता है, लहता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ठीक है, अब जब तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें बात ही देता हूं, तुम्हें क्या करना है, जाकर नीचे खड़ी हो जाओ और पहला इंसान जो भी कॉलेज गेट से अंदर आएगा तुम्हें उसे किस करना होगा, अब वो चाहे जो भी हो। क्या? अनिका, रुद्र और ईशी तीनों ही एक साथ लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आहान दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या क्या इतना इजी तो है ये टास्क, अब जाकर चुपचाप से इसे पूरा करो अगर तुम चाहती हो मैं इसके टुकड़े ना करो तो। अनिका आहान को गुस्से में देखती है और कहती है, तुम्हें बाद में देख लूंगी। इतना बोलकर वो पर पटकते हुए गेट की तरफ जाने लगती है और वही अब सबकी नजरें अर्णव पर होती हैं और वो सब उसको घूरती नजरों से देख रहे होते हैं। अर्णव अपने डर को छुपाते हुए कहता है, अरे यार, तुम सब मुझे इस तरह से क्यों देखे हो, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। अब ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, अब इसमें मेरी क्या गलती है। थोड़ी देर बाद सबकी नजरें कॉलेज गेट पर ही टिकी हुई होती है और तभी वहां पर दो महंगी महंगी गाड़ियां आकर रुकती है और कार में से 2-3 बॉडीगार्ड निकलते हैं और दूसरी कार का जाकर कट खोलते हैं और उसने अंदर से शिवाय बहुत ही स्टाइल से बाहर निकलता है। अनिका जैसे ही शिवाय को अपने सामने देखती है खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है उसका मुंह उतर जाता है और वो अपने मन में कहती है, अगर शिवाय से पहले उसके बॉडीगार्ड ने गेट के अंदर अपना पैर रख दिया तो क्या मुझे उसे किस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो साइको मुझे जिंदा ही खा जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे पीछे खड़ा डेविल मुझे नहीं छोड़ेगा।
क्या मैं बेहोश होने का नाटक कर सकती हूँ? क्योंकि मैं उस काले मोटे बॉडीगार्ड को तो किश कभी नहीं करूंगी। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। अब आगे अनिका शिवाय को ही देख रही होती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपना फोन निकालकर शिवाय को मैसेज करने के बारे में सोचती है। लेकिन फिर से याद आता है पता नहीं वो मैसेज देखे या ना देखें, इसलिए वो डायरेक्ट उसको कॉल कर देती है। लेकिन 3-4 रिंग हो जाने के बाद भी शिवाय ने कॉल को नहीं उठाया होता है। अनिका फिर गुस्से में कॉल को काट देती है और कहती है जब इस गधे को किसी का फोन पिक करना ही नहीं होता है तो फोन रख किस लिए है? छोड़ो, अब जो होगा वो देख के। वही शिवाय कॉलेज के गेट की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वो बीच में ही रुक जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कॉलेज के अंदर आने से मना कर देता है और अकेले ही गेट को पार कर लेता है और उसके पीछे ऋषभ होता है। पहले शिवाय को गेट पार करता हुआ देखकर अनिका की आंखें चमक उठती है और वो एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है थैंक यू भगवान, इस वक्त इस साइको को यहाँ पर भेजने के लिए कम से कम अब मुझे किसी अनजान आदमी को किश नहीं करना पड़ेगा। फिर वो आहान और बकियों की तरफ एक नजर देखती है और अपने कदम शिवाय की तरफ बढ़ा देती है। अनिका को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शिवाय ऋषभ को घूरने लगता है और कहता है तुमने इसे कॉल करके क्यों बताया कि हम लोग आने वाले हैं? ऋषभ उसकी बात सुनकर कहता है मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं से कॉल करके ये बताऊंगा कि शिवाय से तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा है, इसलिए वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तुम्हारे कॉलेज में आ रहा है। शिवाय ऋषभ को गुस्से से देखने लगता कहता है मैं उसे यहाँ पर देखने के लिए नहीं। ऋषभ कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम उसे देखने के लिए नहीं आया हो, तुम तो बस अपने पैसे दान करने आए हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए थे। वो दोनों आपस में लगे हुए ही होते हैं कि तभी वहां अनिका आ जाती है और शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी यहाँ पर तुम्हें किस करने वाली हूँ और हाँ तुम मुझे रोक नहीं सकते हो क्योंकि तुम भी मुझे किस करते रहते हो जब देखो तब, इसलिए अब मुझे भी करने दो। ऋषभ कहता है क्या ये तुम्हें किस करता है? अनिका घूर कर ऋषभ को देखते हैं और कहती है क्या तुम अपना मुंह कुछ देर के लिए बना नहीं रख सकते हो? ऋषभ कहता है तुमने ऐसी बात ही बोली है कि मुझे रहा ही नहीं गया बोलने से। वैसे मैं तुम्हें अपने दोस्त को किश नहीं करने दूंगा यहाँ पर। भाई उसकी भी कोई इज्जत है, तुम सरेआम उसकी इज्जत नीलाम नहीं कर सकती हो। अनिका ऋषभ को गुस्से से देखने लगती है और कहती है मुझे जहां तक पता है मिस्टर ओबेरॉय के नहीं है, फिर तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उनके अंदर? कभी ऐसा तो नहीं तुम उनके लिए रोमांटिक फीलिंग रखते हो? हे भगवान, क्या तुम उन्हें सच में पसंद करते हो? अनिका की बात सुनकर ऋषभ शॉकिंग स्टेट में पहुंच गया होता है और शिवाय तो तुरंत ऋषभ से दूरी बना लेता है और कहता है ऋषभ अगर तुम लड़कों के लिए अपने मन उस टाइप की फीलिंग्स रखते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें अपने से भी ज्यादा हैंडसम लड़कों से मिलवा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना। ऋषभ जैसे ही शिवाय की बात सुनता है वो शिवाय को खो जाने वाली नजरों से देखने लगता और कहता है क्या मैं तुम्हें उसे टाइप का लगता हूं? अनिका कहती है लगते तो तुम काफी शरीफ हो, लेकिन तुम्हारे मन की बात तो हम नहीं जान सकते हैं ना। ऋषभ अनिका और शिवाय को खास आने वाली नजरों से देखने लगता है और फिर अपने ही सर के बाल नाचते हुए कहता है अरे नहीं पागल था, जब तुम दोनों के बीच में बोलने आ गया, तुम्हें जिसके साथ जो करना है वो करो, तुम इसे किस करो या इसको यहां पर नंगा कर दो, मैं अब कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। अनिका कहती है अरे यार तुम हमेशा इतनी वाइल्ड इमेजिनेशन क्यों करते हो? अनिका ऋषभ से अभी लड़ ही रही होती है कि तभी अर्णव चिल्लाते हुए कहता है अनिका तुम अभी तक वहां पर कर क्या रही हो? अर्णव की आवाज सुनकर अनिका को याद आता है वो यहां पर क्या करने के लिए आई थी, इसलिए वो फिर से सीरियस हो जाती है और शिवाय से कहती है सॉरी लेकिन मुझे ये करना होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जेटली ट्रीट करूंगी। फिर अपने आप को डांटते हुए कहती है अरे मैं ये कैसी बात कर रही हूं, मुझे तो बस तुम्हें एक छोटी सी किश ही तो करनी है। इतना बोलकर वो शिवाय को उसकी ताई से पड़ती है और एकदम से नीचे झुका देती है और फिर वो जैसे ही उसके फोरहेड पर किश करने वाली होती है वैसे ही पीछे से आकर कोई उसके कॉलर से पकड़ लेता है और एकदम से शिवाय से अलग कर देता है और ये कोई और नहीं आहान होता है। शिवाय को किश मिलने का वेट कर रहा होता है, वो जैसे ही ये फील करता है अनिका उसको बिना किश किए अलग हो गई है, वो तुरंत सामने की तरफ देखने लगता है जहां पर अनिका के शर्ट के कॉलर को पीछे से पकड़कर आहान खड़ा होता है और वो गुस्से भारी नजरों से शिवाय को देख रहा होता है और फिर वो अनिका के कॉलर को छोड़कर एकदम से उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। शिवाय जैसे ही अनिका के हाथों को किसी और के हाथ में देखता है वो भी गुस्से में आ जाता है और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और शिवाय को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ उठाने वाला होता है आहान को मरने के लिए, लेकिन ऋषभ तुरंत जाकर शिवाय के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है प्लीज यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से अनिका को प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि अगर तुम उसे लड़के के हाथ से उसके हाथों को छुड़वागे तो यहाँ पर 1000 सवाल उठाएंगे और अगर किसी को भी पता चलता है कि तुम अनिका के साइड क्यों हो तो सब उसको नीची नजरों से देखने लेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना एक लड़की के लिए शादी से पहले प्रेग्नेंट होना कितनी बड़ी बात होती है। वही अनिका आहान से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है आहान मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे ही टास्क को कंप्लीट कर रही थी। आहान शिवाय को गुस्से से देखता है और कहता है मैंने तुम्हें टास्क जरूर दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें यह अलाउ नहीं किया था कि तुम किसी राह चलते लड़के को जाकर किस कर दो। शिवाय आहान के उस हाथ को ही घूर रहा है जिस हाथ से उसने अनिका के हाथों को पकड़ा हुआ होता है,
तभी ऋषभ शिवाय को जबरदस्ती वहां से ले जाते हुए कहता है, तुम्हारे घूरने से उसका वो हाथ टूटने जाने वाला है और ना ही वो मरने वाला है, इसलिए उसको घूरना बंद करो। और वैसे भी उन दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों कोई गेम खेल रहे थे, और दोस्तों में एक दूसरे का हाथ पकड़ना तो आम बात होता है ना, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और प्लीज शांत हो जाओ। शिवाय ऋषभ से तुरंत अपने हाथों को छुड़वा लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे इस लड़के की डिटेल चाहिए और मुझे ये लड़का कल इस कॉलेज में दिखाई नहीं देना चाहिए। ऋषभ शिवाय की बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, ये कल यहां नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ अनिका और आहान दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। अनिका कहती है, देखो मैं तुम्हारा दिया हुआ टास्क कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन तुमने बीच में आकर रोक दिया, तो इसमें सारी गलती तुम्हारी हुई, इसलिए अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो और अब मुझे मेरा कार्ड वापस करो, और अगर ना दूं तो क्या कर लोगी तुम, आहान कहता है। उसकी बात सुनकर अनिका कहती है, तुम्हारे के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है क्या? ये सिर्फ कार्ड नहीं है मेरे लिए, इसलिए प्लीज इसे मुझे दे दो। आहान कहता है, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें हमारा लास्ट डेयर कंप्लीट करना होगा। और वो क्या है? अनिका कहती है। आहान कहता है, आज मंडे है और आज के दिन मुझसे एक लड़की मिलने के लिए कॉलेज में आती है, तुम्हें बस उसके सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना होगा। अनिका कहती है, तुम्हें कब से किसी लड़की से पीछा छुड़वाने के लिए किसी लड़की की जरूरत पड़ने लगी? तुम तो लड़कियों को अपनी आंखें दिखाकर ही इतना डरा देते हो, क्यों लोग तुमसे डरकर भाग जाती है? आहान कहता है, सही कहा तुमने, मेरी आंखें ही काफी है लोगों को डराने के लिए, लेकिन इस लड़की के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे डैड की दोस्त की लड़की है और मैंने इसे साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। ये बोलती है, जब तक मैं अपने लिए कोई लड़की पसंद नहीं कर लेता या फिर कोई गर्लफ्रेंड बना नहीं लेता, तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर इसे लगेगा कि मैं किसी को पसंद करता हूं तो ये मुझे छोड़ देगी, इसलिए अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी इसके सामने। अनिका कहती है, नो वे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, आहान कार्ड चाहिए ना बेबी। आहान की इस बात को सुनकर अनिका सुन पड़ जाती है और हैरानी से आहान को देखती है। उसको इतना हैरान देखकर आहान कहता है, क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें अगर कार्ड चाहिए तो तुम्हें ये पीना पड़ेगा, एंड आई प्रॉमिस अगर तुमने ये डेयर पूरा कर दिया तो तुम्हें तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है डियर, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। तुम्हें वो कार्ड तो चाहिए ना, सो जस्ट कंप्लीट और टास्क, मैं कैंटीन में तुम्हारा वेट करूंगा, उतना बोल वो वहां से चला जाता है। उसकी बात सुन अनिका को ना चाहते हुए उसकी बात को मानना पड़ता है। अनिका मन ही मन कहती है, आहान बत्रा, तुम जो कर रहे हो ना, उसके लिए मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, बस एक बार मेरा कार्ड मिल जाए। थोड़ी देर बाद आहान जाकर कैंटीन एरिया में एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक उसी की उम्र की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है और उसके सामने आकर बैठ जाती है और कहती है, तो आज तुम किस तरह से मुझे रिजेक्ट करने वाले हो? वैसे मेरी मानो तो तुम अब मुझे रिजेक्ट करना बंद कर दो और मुझे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मेरे जैसी लड़की तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाली है। आहान उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, लगता है तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि तुम्हारे जैसी कोई और है ही नहीं, मेरे पास तुमसे भी बेहतर है। वो लड़की आहान की बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, सच में ऐसा है, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? वैसे वो है कौन, तुम्हारी दोस्त या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? आहान कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और बहुत ही कमीनी है। वो लड़की आहान की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे मेरे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तो मुझे बार बार रिजेक्ट कर देते हो? आहान कहता है, मुझे तुम्हारे हर एक चीज से प्रॉब्लम है, वो चाहे तुम्हारी आंखें हो, तुम्हारा नोज हो, या फिर वो तुम्हारी आवाज हो, या फिर वो तुम्हारा फेस हो, या चाहे वो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड हो। वो लड़की कहती है, ओह इतनी सी प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा के तुम जैसा चाहते हो वैसा बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ दूंगी और एक नॉर्मल लड़की की तरह जॉब करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। और रही बात मेरी आवाज की, तो इसे भी मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आहान कहता है, लेकिन अब तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बताया ना मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लड़की आहान की बात को सुनकर उसको गुस्से से देखने लगती है और कहती है, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना। तभी अनिका आकर आहान के कंधे पर अपने हाथों को रख देती है और कहती है, सुनो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। और फिर वो आहान के बगल में बैठ जाती है और कहती है, बेबी अगर तुम्हारे क्लासेस खत्म हो गया थे तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना, तुम इस लड़की के पास क्यों बैठे हो? शिवाय जो कॉलेज के डीएम के साथ उसे कैंटीन एरिया से निकल रहा होता है, वैसे ही उसकी नजर अनिका और आहान पर जाती है और उन दोनों को एक बार फिर से साथ में देखकर शिवाय के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। और कॉलेज का डीएम जैसे ही इस बात को नोटिस करता है तो उसे लगता है शिवाय कैंटीन एरिया को भी देखना चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़कर कहता है, सर अगर आप हमारे कैंटीन एरिया को देखना चाहते हैं तो अंदर चल सकते हैं और चलकर देख सकते हैं हम बच्चों को खाने में क्या देते हैं। शिवाय जो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं क्या होता है, वो अनिका की वजह से फौरन उसे डीएम की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है हम अंदर चलेंगे, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की तरह, और जाकर एक सीट पर बैठ जाएंगे। डीएम भी उसकी बात को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि इस कॉलेज का ट्रस्टी ओबेरॉय परिवार ही था। और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं।
शिवाय जैसे अनिका और आहान से 2 कदम की दूरी पर होता है, तभी उसके कानों में अनिका की आवाज पड़ती है, जो कह रही होती है, हेलो, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। शिवाय के कानों में जैसे ही ये बात जाती है, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसके सर की नशे दिखाई देने लगती है। वही शिवाय को इतने गुस्से में देखकर ऋषभ सबसे पहले वहां से डीएम को भागता है और फिर वो अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल रैबिट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तैयार रहना इसका खाना बनने के लिए। क्या तुम चाहती हो मैं इसके साथ सोकर दिखाऊं? वही शिवाय को इतने गुस्से में देखकर ऋषभ सबसे पहले वहां से डीएम को भागता है और फिर वो अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल रैबिट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तैयार रहना इसका खाना बनने के लिए। अब आगे अनिका फिर आहान के पास बैठ जाती है और कहती है, वैसे बेबी, ये लड़की कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? डॉट। आहान अनिका के चेहरे की तरफ देखता है, जो मुंह बनाते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर वो एकदम से उसको हक कर लेता है और कहता है, माय बेबी, तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और फिर वो अनिका को खुद से दूर करता है और उसके नच को पकड़ते हुए कहता है, वाओ, ये तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है और ये तुम्हारे गाल कितने ज्यादा सॉफ्ट है। तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हो? मेरा बस चले तो तुम्हें एक छोटी सी डॉल बनाकर अपने पैकेट में रख लूं, ताकि तुम्हें कोई और देख ना पाए मेरे सिवा। वो ये सब बोलते हुए कभी उसके नोच को टच कर रहा होता है तो कभी उसके गालों को पकड़कर खींच रहा होता है और अनिका को उसकी इस हरकत पर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल कर रही होती है। और उधर शिवाय के कान से तो धुआं निकल रहा होता है गुस्से से मारे, और ऋषभ की हालत खराब हो रही होती है उसको संभालते हुए। ऋषभ अनिका को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़की की वजह से पक्का इस राक्षस के हाथों से एक दिन मेरी बलि चढ़ जाएगी। तभी वो लड़की अनिका और आहान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों मुझे मिलकर भी बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तुम दोनों को साथ में देखकर सब पता चल जाए कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो। अनिका उस लड़की की बात सुनकर उसको गुस्से से घूरने लगती है और अपने मन में कहती है, इस गधी की वजह से मुझे इस लंगूर की गर्लफ्रेंड बनना पड़, और ऊपर से अब ये मना भी नहीं रही है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का मुझे मेरा कार्ड वापस नहीं करेगा। फिर वो उस लड़की को गुस्से से देखने लगती है और कहती है, ये सुनो, दूर रहो इससे। आहान सिर्फ मेरा है, और अब तुमने वापस से आहान के ऊपर लाइन मेरी या दोबारा इससे मिलने आ गई तो तुम्हारा दूसरा खाना अगले जन्म में होगा, समझी? अनिका को इतना सीरियस हो गया ऐसा बोलते हुए देखकर आहान उसे ही देखते रह जाता है और उसके चेहरे पर एक प्यार भरी स्माइल आ जाती है। शिवाय जो कब से खुद को कंट्रोल करके रखा था, उससे अब और कंट्रोल नहीं होता है और वो एकदम से आकर अनिका के सामने खड़ा हो जाता है और उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और अनिका को घूर घूर कर देखने लगता है, जैसे कह रहा हूं, क्या बोला, वापस से बोल कर दिखाना जरा। अनिका जैसे ही शिवाय को अपने सामने देखती है उसकी सांसें ही अटक जाती है और वो अपने मन में कहती है, अरे मैं तो इसके बारे में बोली गई थी कि ये साइको सिन्ह ओबेरॉय आज कॉलेज में आया हुआ है। इसको अपने सामने देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं इसकी वाइफ हूं और इसने मुझे किसी लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया है। लेकिन एक सेकंड, मैं इसे डर क्यों रही हूं और मैं इसके बारे में सोच क्यों रही हूं? हम दोनों तो सब एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं ना, तो मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है? कहीं मैं उसको सच में तो अपना हस्बैंड नहीं मानने लगी। वैसे भी सारी गलती इस लड़के की है, जब देखो तब खुद को मेरा हस्बैंड बोलते रहता है। इसके चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो गई हूं। वही वो लड़की जैसे ही शिवाय को वहां पर देखते हैं, उठकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ पर? क्या ये आपकी सिस्टर है? ऋषभ जैसे ही उसे लड़की की बातें सुनता है अपनी आंखें बंद कर लेता है और आप में मन में कहता है, क्या ये लड़की मरना चाहती है जो उसकी फ्यूचर वाइफ को उसके सिस्टम बना रही है? मुझे लग रहा है सबसे पहले यही मरने वाली है, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। शिवाय गुस्से से उसे लड़की को देखने लगता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है वैसे ही अनिका कहती है, नहीं, मैं उनकी सिस्टर नहीं हूं। तभी शिवाय कहता है, राइट, ये मेरी सिस्टम नहीं, मेरी मंगेतर है। अभी कुछ टाइम पहले हम दोनों के एंगेजमेंट हुई है। शिवाय की बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और सारे लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अनिका जब सबकी नजरों को अपने ऊपर फील करती है तो वो एकदम से डर जाती है और कहती है, ये कब हुआ? मुझे पता क्यों नहीं है, और मैं तुम्हारी मंगेतर कब बन गई? तुमने कहीं कोई सपना तो नहीं देखा है ना? तभी वो लड़की हंसने लगती है और फिर आहान की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब तुम इस लड़की को मेरे पास इसलिए लेकर आए थे ताकि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना सको। लेकिन अफसोस, तुम जिस लड़की को लेकर आए थे वो तो मिस्टर ओबरॉय की मंगेतर निकली। अनिका लड़की की बात सुनती है और फिर आहान की तरफ देखते हैं ताकि वो कुछ बोले, लेकिन आहान तो अनिका को ही अपनी कोल्ड हो चुकी फेस के साथ घूर रहा होता है। अनिका उसके फेस को देखकर एक गहरी सांस लेती है और अपने मन में कहती है, मेरी एक तरफ को आए तो दूसरी तरफ खाई दोनों। मतलब आज मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन इन दोनों खान से नहीं बचने वाले हैं, और ऊपर से इस साइको सिंह ओबरॉय की वजह से मेरा कार्ड भी जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सोच अनिका, सोच। वो अभी अपने सोच में ही गुम होती है कि तभी आहान अपनी जगह से खड़ा होता है और वो अनिका के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, जैसे कि मैं तुमसे पहले ही कहा था ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शिवाय आहान को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये मेरी है और ये मेरी ही रहेगी, तुम्हारे कहने से तुम्हारी नहीं हो जाएगी। आहान एक डेविल स्माइल के साथ अनिका की तरफ देखने लगता कहता है, बेबी, क्या ये सही बोल रहा है? अनिका जैसे ही आहान की आंखों को देखते हैं वो तुरंत समझ जाती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका कार गया।
इसलिए वो तुरंत शिवाय से अपने हाथों को छुड़वाती और उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, देखो मैं आहान की गर्लफ्रेंड हूं और इसकी वाइफ हूं। उसकी इस बात को सुनकर फिर सब उसको कंज्यूरिंग नजरों से देखने लगते हैं। तभी अनिका अपने सर पर मरते हुए कहती है, अरे मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देता हूं। इसलिए अब मेरी बात सारे लोग कान खोलकर और ध्यान से सुनो। ये मेरे बॉस है और मैं इसके घर में काम करती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ उनके घर में रहती हूँ। और बॉस को लगा कि आहान मुझे परेशान कर रहा है और मेरा फायदा उठा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मासूम हूं ना। इसलिए यहाँ पर बॉस आकर मुझे अपना मंगेतर बोल दिया, ताकि कोई मुझे परेशान ना कर सके और मेरा फायदा ना उठा सके, क्योंकि मेरी जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की का कोई भी फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता है। अनिका को इतनी सफाई से झूठ बोलता हुआ देखकर आहान और शिवाय दोनों ही उसको गुस्से से देखने लगते हैं। अनिका उन दोनों के नजरों को फील करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मुझे एक एक करके इन दोनों डेविल से निपटना होगा। पहले मैं इस साइको को देखती हूँ जो मेरा सैया बनके घूमता फिर रहा है। और फिर वो शिवाय का हाथ पकड़ती है कर कहती है, आहान 2 सेकंड रुको, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो शिवाय का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाती है और कहती है, देखो मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, बस मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूं, उसे लड़की से उसे बचाने के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त है। इसलिए प्लीज गुस्सा ना हो और मुझे अपने मंगेतर बनाना बंद करो, फालतू में लोग में जान के दुश्मन बन जाएंगे। और वैसे भी मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे अभी बहुत जीना है, मुझे भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना भी है, मुझे तो अपना बदला भी लेना लोगों से। अनिका शिवाय के सामने बक बक कर ही रही होती है कि तभी उसके कानों में शिवाय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। शिवाय अनिका के गलों को एकदम से पकड़ लेता है और उसे दबाते ही भी कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ही खुद के साथ किसी और का नाम जोड़ने की? तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, क्या तुम मुझे भूल गई हो कि मैं कौन हूं? अनिका शिवाय के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे। और इससे आगे वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन वो शिवाय के लाल आंखों को देखकर डर जाती है और अपने मन में कहती है, इस टाइम मुझे दिमाग से काम लेना होगा, गुस्से से नहीं। फिर अनिका अपने चेहरे पर क्यूट एक्सप्रेशन लाते हुए शिवाय को देखने लगती है और कहती है, क्या तुम सच में मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए मारोगे? अगर तुम मुझे मार दोगे ना तो मैं मर जाऊंगी, और मैं मर जाऊंगी ना तो तुम विधवा हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? अनिका की बातें सुनकर अब शिवाय को समझ में नहीं आ रहा होता है वो इस लड़की पर गुस्सा करे चिल्लाए या फिर हंसे। अनिका जब देखती है शिवाय के चेहरे की एक्सप्रेशन थोड़े से नॉर्मल हुए हैं, तो वो तुरंत उसकी गालों पर किस कर देती है और कहती है, हनी मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, और सच कहो तो वो लड़का मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो हैंडसम ही नहीं है। मुझे तो बस हैंडसम लड़के पसंद है, और आपको पता है सबसे ज्यादा हैंडसम आप ही हो, इसलिए मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ, और मेरे ओनली वन भी आप ही, और हमेशा आप ही रहोगे सच्ची में। और इस लड़के की शक्ल देखो, एक बंदर से भी ज्यादा बेकार है, ये भाला मुझे कैसे पसंद आ सकता है? अब प्लीज आप यहाँ से चले जाओ ना, बाकी मैं घर पर आकर सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इतना बोलते हुए वो उसके दूसरे गाल पर भी किस कर देती है। शिवाय तो एक ही किस पाकर खुश हो क्या होता है, जैसे ही उसे दूसरा मिलता है वो और ज्यादा खुश हो जाता है और वो अनिका की सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। शिवाय फिर अनिका के बालों को रफल करते हुए कहता है, ठीक है मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोलकर वहां से जाने लगता है। शिवाय वहां से जैसे ही निकलता है वैसे ही आहान भी वहां से निकल जाता है, और शिवाय जैसे ही कार में बैठने वाला होता है वैसे ही आहान कार का गेट पकड़ लेता है। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं उन दोनों के बीच एक चिंगारी जल उठती है और शिवाय तुरंत घर से बाहर आ जाता है और उसको घूमने लगता है। आहान भी शिवाय को घूरने लगता है और कहता है, अनिका एक दिन मेरी होंगी। आहान के इस बात में जंग का साफ ऐलान था। शिवाय आहान की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बच्चे जाते हुए सपने नहीं देखते हैं। आहान कहता है, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, इस अर्थ पर मैं अभी तक जितना भी टाइम बिताना है, मैंने जो चाहा है वो मुझे मिला है और अनिका भी मुझे मिलेगी। शिवाय कहता है, अच्छा लेकिन मुझे लगता है इस बार तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मेरी अनिका को मुझसे छीन नहीं सकता इंक्लूडिंग यू, क्योंकि जो चीज मेरी होती है उनके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और तुम तो मेरे सामने अभी कुछ भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। आराम से यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आहान शिवाय की बात सुनकर एक डेविल स्माइल करने लगता है और कहता है, मैं उन चीजों के पीछे कभी जाता ही नहीं हूं जो मेरी नहीं होती है, और जैसे ही अभी तुमने बोला वो तुम्हारी है, तो सुनो मुझे ना लोगों से उनकी फेवरेट चीजों को छीनने में बहुत मजा आता है, और इसलिए अब मैं अनिका को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। शिवाय को उसकी इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो आहान को घूरते हुए कहता है, ऋषभ इस लड़के का जरा घमंड तो देखो, बातें तो ये ऐसे कर रहा है जैसी पूरी दुनिया इसकी मुट्ठी में हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम उससे मुझे कभी भी तू नहीं कर सकती हो, क्योंकि हमारे रिश्ता तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। आहान कहता है, अगर तुम उसकी कहानी के राजकुमार भी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उसकी कहानी का वो राक्षस बनेगा जो राजकुमारी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में कैद कर लेता है, और उसे वहां पर बचाने के लिए उसका राजकुमार भी नहीं पहुंच पाता है। तुम उसकी कहानी की हीरो तो मैं विलन ही सही, हमेशा हीरो में हीरो को मिले ये जरूरी तो नहीं होता है ना, किसी कहानी में तो हीरोइन विलेन की होनी चाहिए ना। आहान की बातें सुनकर शिवाय को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उसको चैलेंज दे रहा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अनिका को अपना बना के रहेगा।
शिवाय फिर आहान को गुस्से भरी नजरों से देखता है और अपनी कार में बैठते हुए कहता है, कोशिश कर लो। थोड़ी देर बाद आहान वापस एक कैंटीन एरिया में आ गया होता है और उस लड़की को घूमते में कहता है, तुम्हें पता चल गया ना, अनिका मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो? वो लड़की आहान की बातें सुनकर कहती है, सॉरी बट मुझे तुम्हारी बातों पर अभी तक यकीन नहीं हुआ है। आहान उसकी बात सुनकर अनिका को एकदम से अपने करीब खींच लेता है और कहता है, तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसको अपने साथ होटल रूम में ले जाऊं और उसके साथ सोकर तुम्हें दिखाओ, तब तुम्हें विश्वास होगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है? आहान की बातें सुनकर अनिका की आंखें बड़ी बड़ी और वो कहती है, अरे अरे, कुछ बोलने से पहले मुझसे कुछ पूछ भी तो लो। नोट, आप सब कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो, इसके सारे कपड़े उतारो। अनिका और आहान दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी अनिका कहती है, तुमने जो कहा मैंने किया, अब मुझे मेरा कार्ड दे दो। रियली, मैंने जो कहा तुमने किया? क्या सच में? नो, तुमने ऐसा नहीं किया। आहान अपने हाथ में अनिका के कार्ड को देखते हुए सरकास्टिकली कहता है। उसकी बात सुनकर अनिका को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास जाती है और उससे अपने कार्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले अनिका उससे अपना कार्ड को ले पाती। आहान अनिका के सामने ही उस कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके कर देता है। ये देख अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अपने टूटे हुए कार्ड को देखकर अनिका की आंखें नम हो जाती है। तभी आहान अनिका को ऐसे देखकर कहता है, ओ पुअर बेबी, ये तो टूट गया, अब क्या करोगी? तुम चलो, कोई ना, मेरा दिल न बहुत बड़ा है और मेरे पास बहुत पैसे भी है। इतना कहकर वो उसके पास जाता और एक नोट की गड्डी लेकर अनिका के हाथ में रखते हुए कहता है, ये लो, इससे तुम अपने बैंक का दूसरा कार्ड बनवा सकती हो और अगर नहीं बनता है तो तुम मुझसे आकर बोलना, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा जितना तुम्हारे अकाउंट में होंगे। ओके? इतना कह वो वहां से जाने को होता है कि तभी अनिका चिल्लाते हुए कहती है, आहान बतरा। उसकी आवाज सुन आहान रुक जाता है और पीछे घूमकर जैसे ही उसे देखता है, एक जोरदार घुसा उसके चेहरे पर पड़ता है। वो घुसा इतना तेज था कि आहान को ऐसा लगा उसे दांत ही टूट जाएंगे। अचानक से घुसा पड़ने से आहान संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तभी अनिका उसके सामने आ जाती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए सिर्फ कार्ड था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी थी, मेरी आजादी की कीमत थी। इस कार्ड पर मेरी पूरी जिंदगी डिपेंड करती थी। तुम तो पैसे वाले हो ना, इसलिए तुम्हारा काम तो बस पैसा देते ही हो जाता है, लेकिन हम लोगों से पूछो, हम लोगों को किस तरह से 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है एक एक काम के लिए। ऊपर से हमें लोगों को मिन्नतें भी करनी पड़ती है। लेकिन तुम क्या जानो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। लोगों को बुली करके तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, पर तुम हो एक नंबर के बेवकूफ। मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें यू आर मॉन्स्टर। आहान कुछ नहीं कह रहा था, वो बस अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से अनिका को घूरे जा रहा था। अनिका उसके सामने से जाने लगती है, तभी वहां दृष्टि आकर उसका रास्ता रोक देती है और उससे दांत पीसते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लीव माई हैंड, अदरवाइज आई गिव यू अ सॉलिड रीजन टू रिग्रेट। अनिका अपनी लाल आंखों से दृष्टि को घूरते हुए कहती है। उसकी लाल आंखें देखकर दृष्टि भी एक मिनट के लिए डर जाती है, लेकिन वो ऐसा शो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। आखिर उसे आहान की नजरों में जो आना था। लेकिन तभी उसे एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, लीव हर। ये सुनकर दृष्टि हैरानी से आहान को देखती है, जिसने उससे अभी अभी अनिका को छोड़ने को बोला था। वो आहान से कहती है, बट वाई आहान, उसने तुम्हें? वो इसे आगे कुछ कहती या करती उससे पहले ही आहान दहाड़ते हुए कहता है, आई सेड लीव हर। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? या इंग्लिश समझ नहीं आती छोड़ो से। ये सुन दृष्टि एक बार आहान को देखती है, जो बहुत ही गुस्से में लग रहा था, जिसे देख वो अंदर तक काम जाती है, इसलिए वो तुरंत ही अनिका का हाथ छोड़ देती है। आहान भी तुरंत वहां से चला जाता है। अनिका भी वहां से निकल जाती है और इस वक्त कॉलेज की छुट्टी हो गई होती है। सारे लोग एक एक करके जाने लगे होते हैं। अनिका भी जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है, वैसे ही जोड़ों की बारिश होने लगती है। वो आसमान की तरफ देखती है और फिर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और आज वो काफी ज्यादा दुखी भी होती है, इसलिए उसका रोना रुक ही नहीं रहा होता है और वो वही दीवार से पीठ लगाकर एक किनारे पर बैठ जाती है और अपने सर को घुटनों में छुपाकर रोने लगती है। आहान जो घर के लिए निकल रहा होता है, उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर उसको भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसके पास जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको शिवाय और अनिका की नजदीकी याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। और कार्ड तोड़ने का रीजन भी यही होता है, क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है कि अनिका उससे ज्यादा शिवाय के करीब है। वही दूसरी तरफ शिवाय भी आज ऑफिस का अपना सारा काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि अनिका ने कहा था कि वो घर पर आकर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, इसलिए वो टाइम से पहले ही आज सारा काम कंप्लीट कर लेता है। और वो ऑफिस से निकलने वाला होता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत कैप्टन को कॉल कर देता है और कहता है, अनिका घर आ गई है क्या? कैप्टन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं सर, अभी वो घर पर नहीं आई है। शिवाय फिर अपनी कार में जाकर बैठता है और ड्राइवर को अनिका के कॉलेज की तरफ ले जाने को बोल देता है, क्योंकि वो अनिका को काफी बार कॉल ट्राई कर चुका होता है, लेकिन अनिका ने एक बार में उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया होता है। और ऊपर से शिवाय जब से आहान से मिलकर और उसकी बातें सुनकर आया था, तब से उसे अनिका को लेकर एक डर बैठ गया था अपने मन में
कि कहीं वो सच में तो अनिका को नहीं खो देगा। और अगर अनिका ने उसे पसंद करने की जगह आहान को पसंद कर लिया तो क्या होगा। उसके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे हजारों ख्याल आ रहे होते हैं। इसलिए वो बिना देर किए तुरंत ड्राइवर को कार कॉलेज की तरफ ले जाने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद आहान वही कॉलेज के पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो अनिका को ही देख रहा होता है, जो अभी भी उसी तरह अपनी जगह पर बैठी हुई होती है। अनिका वैसे ही काफी देर तक वहां पर बैठे रहती है। फिर वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, नो नो अनिका, यू कांट डू दिस। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम उन स्टूपिड लड़कियों की तरह वीक नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारा एटीएम कार्ड ही तो टूटा है, तुम्हें कार्ड के लिए इतना ज्यादा कैसे रो सकती हो। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए अपने पेट की तरफ देखती है और कहती है, मैं नहीं रो रही थी, सारी गलती इस बच्चे की है। जब देखो तब मुझे उल्टी सीधे काम करवाता रहता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, हर छोटी छोटी बात मुझे रोना आ रहा है। मेरा अभी भी रोने का मन कर रहा है। इतना बोलने के साथ ही वो दोबारा से रोना स्टार्ट कर देती है और तभी उसको अपने सामने काले जूते दिखाई देते हैं। अनिका बिना ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम जो भी हो यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे कोई रोता हुआ देखे। शिवाय उसकी बात सुनकर एकदम शांत आवाज में कहता है, ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा तुम्हें, लेकिन क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी। अनिका जैसे ही जानी पहचानी आवाज सुनती है और तुरंत अपना सर ऊपर उठकर देखती है तो वहां पर शिवाय खड़ा होता है। अनिका जैसे ही अपने सामने शिवाय को देखते हैं उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और अनिका अपनी आंसू भर आंखों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, जब तुम यहां पर आ ही गए थे तो ऐसे खड़े क्यों थे, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं रो रही हूं। शिवाय जब उसको बच्चों की रोता हुआ देखता है तो वो एक सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन जब वो उसकी बातें सुनता है तब उसके सांस में सांस आती है कि शायद कुछ बुरा नहीं हुआ है और वो तुरंत झुककर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम बारिश में यहां पर क्यों बैठी थी, देखो तुम पूरी की पूरी गीली हो गई हो, अगर बीमार हुई ना तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवा दूंगा। अनिका अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल देती और कहती है, मैं अकेले गली नहीं हूं, अब तुम भी गीले हो, इसलिए मुझे डांटना बंद करो, क्योंकि हम दोनों सेम लेवल पर है। शिवाय फिर अनिका को कार के अंदर लेकर आ जाता है और ड्राइवर को हीटर चालू करने के लिए बोल देता है और फिर पीछे से दो छोटे छोटे टॉवल निकलता है और उसे अनिका के बालों को पूछने लगता है। अनिका शिवाय की तरफ देखती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। शिवाय उसकी बात सुनकर कुछ बोलना नहीं है, लेकिन तभी अनिका उसको एकदम से गले लगा लेती है और कहती है, मुझे ऐसे ही रखना है, इसलिए मुझे पकड़ के रखो। शिवाय भी उसकी बात सुनकर उसको उसी तरीके से गले लगाए रख देता है और अनिका भी उसको इस तरीके से गले लगाए लगाए ही उसके कंधे पर ही सो जाती है। शिवाय को कब अनिका की भरी सांस अपने गर्दन पर फुल होती है तो वो धीरे से अनिका को खुद से दूर करता है तो देखता है अनिका सो चुकी होती है और उसके चेहरे पर आंसू के निशान बने हुए होते हैं। शिवाय फिर अनिका को सीट पर अच्छे से लिटा देता है और उसके सर को अपने गोद में रख लेता है और टॉवल से धीरे धीरे उसके फेस को क्लीन करने लगता है और कहता है, मुझे ये तो नहीं पता तुम क्यों रो रही हो, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी उसे वजह कोई खत्म कर दूंगा जिस वजह से तुम रो रही होगी। और फिर वो धीरे धीरे उसकी फेस पर अपनी उंगलियों को चलने लगता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। आज से 6 महीने पहले अनिका अपने घर के बगल में रह रही आंटी के क्लिनिक में उनके साथ थोड़ा बहुत काम करती थी, जैसे किसी का बैंडेज कर देना या छोटी मोटी एक्सीडेंट देख लेती थी। क्योंकि वो आंटी एक डॉक्टर थी, उन्होंने खुद का क्लिनिक खोला हुआ था। क्लिनिक में रोड पर होने के कारण वहां पर ज्यादा एक्सीडेंट के कैसे आया करते थे। अनिका ऐसे ही एक रात को हमेशा की तरह अपने आंटी के साथ क्लिनिक पर होती है, तभी वहां पर एक एक्सीडेंट किया आता है और अभी उस क्लिनिक में सिर्फ अनिका और आंटी होती है। बाहर जोड़ों की बारिश हो रही होती है, इसके चलते बाकी सारे स्टाफ मेंबर अपने अपने घर चले गए होते हैं। आंटी तुरंत अनिका को अपने साथ बुलाकर ले जाती है। वहां पर 3 लोग मौजूद होते हैं, एक ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया था और एक लड़का इसको काफी ज्यादा इंजरी हुई थी और एक हल्की सी चोट आई थी और वो बेहोश हो गया था। तभी वो आंटी कहती है, अनिका तुम इसके सारे कपड़े उतरे तब तक मैं दूसरे को देख कर आता हूं। अनिका उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है, आंटी ये आप क्या बोल रही है। आंटी कहती है, अनिका सोचना बंद करो, क्योंकि यहां पर कोई स्टाफ मेंबर नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा, इसलिए जो करना है हम दोनों को ही करना होगा। इसलिए इसके कपड़े उतारने क्योंकि लाइफ और डेट का सवाल है, जल्दी से करो, क्योंकि मुझे इसके थाई पर ब्लीडिंग रोकती है और उसके बाद मुझे उस ड्राइवर को भी देखने जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को चोट लगी है। अनिका के लिए यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन यहां पर सवाल किसी की जान का था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करती है और एक एक करके उसे इंसान के सारे कपड़ों को खोलना स्टार्ट कर देती है और ये इंसान कोई और नहीं हमारे हीरो शिवाय बाबू होते हैं। अनिका अपनी पूरी हिम्मत जताकर शिवाय के सारे कपड़ों को उतार देती है। आंटी जब अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखती है तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, हम डॉक्टर पेशेंट के लिए उनके भगवान की तरह होते हैं और इंसान भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकता है, इसलिए हमें परमिशन होती है उन्हें किसी भी सिचुएशन में देखने की। और अभी तुम इसके लिए इसके भगवान की जैसी हो, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा संकोच नहीं करना।
तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने जो कुछ किया है इसे बचाने के लिए किया है। अनिका कहती है, समझ गई आंटी, पर क्या आप सच में सबको नंगू पंगू देखते हो? आंटी अनिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगती हो, कहती है, सबको नहीं, लेकिन किसी किसी को देखना पड़ता है। अनिका फिर बड़े ही मासूमियत से कहती है, लेकिन जब इस लड़के को होश आएगा तो ये मुझे मारेगा नहीं ना, क्योंकि मैंने तो इसके सारे कपड़े उतार दिए हैं। आंटी कहती है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। वही शिवाय पूरी तरीके से बेहोश नहीं होता है, वो अपने आसपास की सारे लोगों की बातें सुन पा रहा होता है और वो इस चीज को भी फील कर पा रहा था कि कोई उसके कपड़ों को उतार रहा है, और जो लड़की उसके कपड़े उतर थी उसका नाम अनिका है। ये चीज तो उसको बिल्कुल याद रहने वाली थी। डॉक्टर आंटी शिवाय को पूरी तरीके से चेक आउट करती है और फिर कहती है, इसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, हमें तुरंत इसके लिए ब्लड का अरेंज करना होगा, क्योंकि इसको ब्लड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर वो अपना फोन निकालकर एक दो जगह कॉल करती है, तो दो जगह तो ब्लड मिलता ही नहीं है, और एक जगह मिलता भी है तो बारिश होने की वजह से वहां से आने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तभी अनिका कहती है, आंटी मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं किसी को भी ब्लड दे सकती हूँ, आप मेरा ब्लड यूज कर लीजिए इसे बचाने के लिए। वो तुम्हारे प्यार में पड़कर प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अब आगे अनिका ने शिवाय को ब्लड देने के लिए एक बार भी मना नहीं किया और उसको अपना ब्लड दे दिया, और उसके साथ शिवाय को नींद आ गई। अनिका अभी भी शिवाय के बगल में बैठी हुई होती है और उसके फेस को एक टॉवल के हेल्प से साफ कर रही होती है। डिम लाइट में शिवाय का चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। अनिका शिवाय को देखते हुए अपने मन में कहती है, कोई इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। फिर अनिका भी शिवाय का ध्यान रखते हुए वही टेबल पर बैठ जाती है और बैठे बैठे ही उसको नींद आ जाती है और उसका चेहरा अब शिवाय के हथेली पर रखा हुआ होता है। शिवाय को जब आधी रात को होश आता है तो उसको एक एक करके सारी चीज याद आने लगती है। उसे याद आ जाता है किसका एक्सीडेंट हुआ था, और तभी उसकी नजर अनिका पर पड़ती है जो उसके हथेली पर अपना कर रख कर सो रही होती है। शिवाय अनिका को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। अनिका सोते हुए एक मासूम बच्चे की तरह लग रही होती है और उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे होते हैं। शिवाय अपना दूसरा हाथ आगे करके धीरे से उसके बालों को उसके चेहरे से हटता है और अपनी उंगलियों से उसके फेस के साथ खेलने लगता है। वो कभी उसके पलकों को छूता है, तो कभी उसके नोज को पिंच करता है, तो कभी उसके सॉफ्ट सॉफ्ट चिप्स को पकड़ के पुल करने लगता है। शिवाय अनिका के चेहरे के साथ खेलते हुए कहता है, तुमने मुझे हाथ लगाया, यहाँ तक कि तुमने मेरी पूरी बॉडी को स्कैन भी किया। तुम हो पहले लड़की हो जिसने मुझे छूने की हिम्मत की है, उसके बाद तुम फिर भी जिंदा हो, क्योंकि अब मेरी नसों में भी तुम्हारा खून दौड़ रहा है। फिर वो अपने मन में आगे कहता है, यकीन मानो मेरा मैं बहुत ही खतरनाक हूं। अगर मैं सिर्फ तुम्हें छू भी लूं तो पलक झपकते ही तुम मेरी अंधेरी दुनिया में चली जाओगी, जहां तुम्हें अपना भी कोई होश नहीं होगा, जहां तुम्हारे नाम के कोई भी मायने नहीं होंगे। तुम गुम हो जाओगी और इस अंधेरे में तुम इस तरह से खो जाओगी कि हर पल एक याद बनकर रह जाएगी, जिन्हें तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। मेरी आवाज तुम्हारी कानों में हर पल गूंजती रहेगी और तुम्हें सोने नहीं देगी। मैं तुम्हारी रगों में खून बंद कर दौड़ूंगा। तुम मेरी हो जाओगी पूरी तरह, सिर्फ मेरी। लेकिन तुमने मेरे सामने आने की पहली गलती की है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर दूसरी बार तुम मुझे दिख गई तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा मेरी अंधेरी दुनिया में जाने से। दोबारा गलती से भी मेरे सामने मत आ जाना। इतना बोलकर वो अनिका के सर के नीचे से धीरे से अपना हाथ निकलता है और उठकर खड़ा हो जाता है और बेड के बेडशीट को ही उठाकर अपने कमर पर लपेट लेता है और अनिका को उठाकर बेड पर सुला देता है और खुद डॉक्टर के पास चला जाता है और उनसे फोन मांगकर एक कॉल करता है। और थोड़ी देर बाद ही वहां पर ऋषभ पहुंच जाता है शिवाय के कपड़ों के साथ। शिवाय उसके हाथ से कपड़े लेकर चेंज करता है और उसे डॉक्टर को पैसे देकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका की जब नींद खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है। मैं तो बैठी थी ना, फिर मैं बेड पर कैसे आ गई, और वो पेशेंट कहाँ गया है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। और फिर वो तुरंत बेड से उतर जाती है और आंटी के पास जाते हुए कहती है, आंटी वो पेशेंट कहाँ गया जिसे हम लोगों ने रात को ट्रीट किया था। आंटी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, वो तो कल रात को ही छोड़ गया था और वो उसने तुम्हारे लिए भी कुछ पैसे छोड़ कर गए हैं। इतना बोलकर वो अनिका को एक एनवेलप दे देती है और कहती है, अनिका अब तुम घर जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना होगा ना। और फिर ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। एक हफ्ते बाद अनिका मटकते हुए अपने कॉलेज जा रही होती है और तभी उसको एक किटेन दिखाई देती है जो बहुत ही प्यारी थी, जिसे देखने के बाद अनिका उसके पीछे भागने लगती है उसको पकड़ने के लिए। और वो किटेन भी शैतान की नहीं थी। वो भागते हुए सबसे पहले एक पेड़ पर चढ़ती है, पेड़ पर से छत पर जाती है और छत पर स्वागत छज्जे पर कूद जाती है और वहां बैठकर मयाऊ मयाऊ कर रही थी और वो वहां से नहीं उतर रही थी और ना ही कहीं जा रही थी। अनिका उस किटेन को देखते हुए कहती है, किटेन तुम वहीं पर रखना, मैं आ रही हूं तुम्हें बचाने के लिए। और वो उसे छज्जे के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर वो जैसे जैसे कर रही थी वैसे वैसे करने लगती है। जैसे वो लेफ्ट जा रही थी तो वो भी लेफ्ट हो रही थी, जैसे वो राइट जा रही थी तो वो भी राइट हो रही थी, ताकि वो किटेन जब वहां से कूदे तो वो उसको होल्ड कर ले, क्योंकि उसे लग रहा होता है अगर वो वहां से कूद गई तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। शिवाय अभी जस्ट प्लेन से उतरा हुआ था और उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था और तभी उसकी नजर अनिका पर जाती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोल देता है। फिर वो अपना मास्क लगता है और केप पहना है और अपने कोट को उतार कर वहीं पर रख देता है और अपने शर्ट के 2 बटन्स को आगे से खोल देता है और शर्ट के लिस्ट को ऊपर कर लेता है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान लगे, ऐसे बिजनेसमैन या कोई बड़ा इंसान ना लगे अनिका के सामने। और फिर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अनिका के सामने आ जाता है और कहता है, हे लिटिल गर्ल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
अनिका जब अपने सामने खड़े इंसान को देखते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज हेल्प मी ना, आप उस किटेन को वहां से उतार दो ना, अगर वो वहां से गिर गई तो उसके टांग टूट जाएंगे। शिवाय कहता है, मैं उतार तो दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? अनिका शिवाय को कंजूस नजरों से देखने लगती है और कहती है, आपको क्या चाहिए? क्योंकि अनिका के पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए। शिवाय कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें बाद में बता दूंगा सोचकर कि मुझे क्या चाहिए तुमसे। फिलहाल मैं इसे बचा लेता हूं। शिवाय फिर पेड़ पर चढ़ता है और वहां से छज्जे पर चला जाता है और उस किटेन को पूंछ काटते हुए पकड़ लेता है और उसे लेकर नीचे कूद जाता है, क्योंकि उस छज्जे की हाइट ज्यादा नहीं थी उसके लिए। और फिर वो उस किटेन को लाकर अनिका को दे देता है। अनिका उसको अपनी गोद में लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच इसे बचाने के लिए, और हाँ, मेरा नाम अनिका है। शिवाय को अनिका के हाथों को देखकर थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो उसको टच करना भी चाह रहा होता है, इसलिए वो तुरंत उससे हाथ मिला लेता है और कहती है, आई एम शिवाय, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। अनिका शिवाय के फेस को नहीं देख पा रही होती है, क्योंकि उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और केप पहनी हुई थी, लेकिन वो शिवाय की आंखों को साफ देख पा रही होती है। वो उसकी आंखों को देखते हुए कहती है, आपकी आंखें बहुत प्यारी है। और फिर वो अपने बैग से एक लॉलीपॉप और एक चॉकलेट निकालकर शिवाय के हाथ में रख देती है और कहती है, ये आपके लिए आपका रिवॉर्ड। शिवाय उस चॉकलेट और लॉलीपॉप को देखते हुए अपने मन में कहता है, सीरियसली मैं चॉकलेट खाऊंगा? मैं तो अपने बचपन में भी कभी चॉकलेट नहीं खाई है। लेकिन फिर वो उसके हाथों से उस चॉकलेट को ले लेता है और कहता है, थैंक यू, और उसके बाद वो उसे चॉकलेट को अपने पैकेट में रख लेता है। और वही अनिका भी उस किटेन को वही एक कार्टून के बने घर के अंदर रख देती है और फिर वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और शिवाय भी वहां से निकल जाता है। रात के समय एक अंधेरे कमरे में एक आदमी लगातार एक बड़े से कैनवास में ब्रशेस घुमा रहा था। उसकी आंखें काली पट्टी से बंधी हुई थी और इस वक्त वो पेंटिंग करते हुए सिटी बजा रहा था, जिसकी धुन काफी डरवानी थी, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, जो आसपास के माहौल में डरावाना और अब पैदा कर रहा था। तभी कुछ घंटे बाद अचानक उस आदमी के हाथ रुक गए। उस आदमी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मुस्कुराते हुए कैनवास में बने उन खूबसूरत तस्वीर को देखने लगता है, जिसमें किसी लड़की की खूबसूरत सी पिक्चर बनी हुई होती है। उस तस्वीर में उस लड़की की अट्रैक्टिव आंखें और फेस का निचला हिस्सा बना हुआ था। शिवाय उस फोटो को अपनी जुनून भरी नजरों से देखने लगता है और फिर शिवाय अपनी उंगलियों को उन होठों पर फेरता है और एक सनकी की तरह कहता है, 2 बार तुम मेरे सामने आ चुकी हो और तुम मेरे जहां में इस कदर बस चुकी हो जैसे तुम मेरा कोई खूबसूरत सा ख्वाब हो। बस एक बार, और अगर तुम मेरे सामने आ गई तो उस वक्त के बाद तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। तुम्हें कैद होना होगा मेरी इस जुनून भारी दीवानगी में, और फिर तेरे इन होठों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा, और ये हक मैं छीन कर भी लूंगा। तुम बस उस दिन का इंतजार करना बस। फिर शिवाय उस तस्वीर पर हाथ फेरा और दीवानों की तरह उसे देखने लगा। 2 मिनट बाद शिवाय दूर हुआ और उस बड़ी सी पेंटिंग को ठीक अपने कमरे के बड़े से दीवार में लगा देता है और कहता है, स्वागत है तुम्हारा मेरी इस काली दुनिया में, क्योंकि कल का दिन डिसाइड करेगा तुम्हें मेरा होना है या मुझे किसी और का। फिर वो से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़े से आलीशान मिशन के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। बस चांद की रोशनी पूरे मिशन को रोशन बना रही थी। मिशन के टॉप फ्लोर पर एकदम किनारे पर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसका नीला नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसी पानी के अंदर शिवाय लेटा हुआ बड़े आकर्षक तरीके से अपने ऊपर चमकते चांद को निहार रहा था। न जाने कितनी देर से पानी के अंदर आराम से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वजह बस एकटक चांद को देख रहा होता है और उस चांद के अंदर उसे आज उसको अनिका की तस्वीर दिखाई दे रही होती है, जिससे वो आज रास्ते पर मिला था। वो आराम से लेटा हुआ चांद को निहार रहा था। तभी उसके कानों में भयंकर दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर शिवाय के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान तैर जाती है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर वो अपने बालों में हाथ डालता है और बालों को पीछे करते हुए अपनी कोल्ड आंखों से सामने देखने लगता है, जहां से एक खूंखार टाइगर दहाड़ता हुआ उसकी तरफ चला रहा था। पानी की बूंदें उसके मस्कुलर बॉडी पर मोती की तरह चमक रही होती है। वो इस वक्त दिखने में काफी हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है। उस टाइगर को देखकर शिवाय के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो टाइगर पूल के पास आकर वही किनारे पर आराम से बैठ जाता है और अपने सामने खड़े शिवाय को देखने लगता है। इन दोनों की आंखें आपस में बातें कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को समझते थे। शिवाय पानी में चलता हुआ उस टाइगर के एकदम पास पहुंच जाता है और फिर वो उस टाइगर के पेट पर अपना सिर रख देता है और फिर वो दोनों साथ साथ आसमान की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो उस टाइगर से बात करते हुए कहता है, यूली तुम्हें पता है, आज मैं एक लड़की से मिला था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी आंखें थी और उसके चेहरे पर झलकती उसकी मासूमियत वो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई है। और तुम्हें पता है ना, जो चीज शिवाय सिन्ह ओबेरॉय को पसंद आ जाती है वो चीज उसकी होकर रहती है, और वो तो मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है, तो उसे तो मेरा होना ही होगा। उसे अब इस अंधेरी दुनिया के राजा की कैद में आना होगा। वो मेरी संतलत की रानी बनेगी, मेरे दिल की रानी। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग तरह का जुनून देखा जा सकता था, किसी को अपना बनाने का जुनून। वही दूसरी तरफ अनिका सृष्टि के साथ आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी हुई होती है और उसको छिक आ जाती है। अनिका छिकते हुए कहती है, अब मुझे कौन इतनी शिद्दत से याद कर रहा है, जो मुझे इतनी छींक आ रही है। सृष्टि उसकी बात सुनकर कहती है, तुझे तेरी वो डायन माँ याद कर रही होगी। बहुत दिन हो गए ना तुम उससे मिलने के लिए नहीं गई है।
अनिका कहती है, और अब मैं जाने वाले भी नहीं हूं, मैं तेरे साथ तेरे ही फ्लैट में रहूंगी। मैंने जॉब भी पकड़ लिया है, तो हम रेंट भी आधा आधा कर सकते हैं। वैसे भी मैं उसे घर की बेटी नहीं हूं। उन लोगों ने मुझे गोद लिया था, तो आज नहीं तो कल मुझे तो उसे घर से जाना ही था। सृष्टि उसकी बात सुनकर कहती है, अभी बेवकूफ सेंटी होना बंद कर। हम दोनों हैं तो एक दूसरे की फैमिली, और हम दोनों की फैमिली बेस्ट है। हम दोनों दोस्त एक दूसरे को पूरा करते हैं, और आगे चलकर हम दोनों अपने सपने भी पूरे करेंगे। अनिका कहती है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझसे पहले शादी नहीं कर सकती है। सबसे पहले मैं शादी करूंगी, उसके बाद तू शादी करेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं फिर से अकेली हो जाऊं। सृष्टि उसके सर पर मरते हुए कहती है, अबे बेवकूफ, शादी करने ही कौन सा आ रहा है? मैं तो कभी शादी नहीं करने वाली हूं साले। ये लड़के एक नंबर की चीटर होते हैं। अनिका कहती है, क्या सच में सारे लड़के चीटर होते हैं, हैंडसम लड़के भी? अनिका कहती है, क्या सच में सारे लड़के चीटर होते हैं, हैंडसम लड़के भी? सृष्टि कहती है, हैंडसम लड़के तो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पीछे तो हजारों लड़कियों घूमती रहती है, इसलिए वो हर एक को डेट करना चाहते हैं। इसलिए तू लड़कों से दूर रहना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम है, तुझे कोई भी फंसा देगा अपनी बातों में। अनिका कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। और फिर वो दोनों वहां से अपने लिए आइसक्रीम लेती है, और आइसक्रीम खाते हुए अपने फ्लैट के लिए निकल जाती है। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। मैं थोड़े थोड़े बिच बिच में पुटिंग करते जाऊंगी, जैसे शिवाय कैसे कैसे अनिका से मिला था, और उसे कैसे उससे प्यार हुआ था। शिवाय अपने ख्यालों में खोया हुआ ही होता है, तभी उसके कानों में अनिका की आवाज आती है, जो सोते हुए ही कह रही होती है, मुझे आइसक्रीम खानी है। अनिका की आवाज सुनकर शिवाय अपने सेंस में वापस आता है, और वो अनिका को देखने लगता है और कहता है, तुम मुझे भूल नहीं सकती हो। तुम्हें मुझे भूलना नहीं चाहिए था अनिका। तुम मुझसे पहले मिली हो, इसलिए तुम मेरी हो। तुम किसी और की कभी नहीं हो सकती हो। वही दूसरी तरफ आहान पंचिंग बैग पर बस मारे जा रहा था। उसे रह रहकर वो पल याद आ रहा था, जब अनिका को उसने शिवाय के गोद में देखा था, और अनिका ने कैसे शिवाय के गले में अपने दोनों हाथों को डाला हुआ था, और वो कितने प्यार उससे बातें कर रही थी। तो वही उस रूम के बाहर अर्णव और मयंक परेशान खड़े थे, तभी वहां आहान की मॉम आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है, और अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? अर्णव कहता है, आहान बहुत गुस्से में लग रहा है, इसलिए हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाने की। आहान की मॉम कहती है, अरे तुम दोनों इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हें पता है ना, वो तुम दोनों पर कभी गुस्सा नहीं कर सकता है। चलो अब तुम दोनों अंदर जाओ, तब तक मैं तुम तीनों के लिए कुछ बनवा कर लाती हूं। इतना बोलकर मिसेस बत्रा वहां से चली जाती है। अर्णव मयंक दिखता है, कहता है, आंटी का तो सही रही है, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। उन दोनों को अपने सामने दिखती ही आहान रुक जाता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम दोनों यहां पर इस वक्त क्या कर रहे हो डॉट? तुम दोनों को अपने घर नहीं जाना है क्या? अर्णव कहता है, नहीं, हम दोनों आज तेरे साथ तेरे घर पर रुकने वाले हैं। वैसे कैसा लगा था? अर्णव की बात सुनकर आहान उसको कंजूरिंग नजरों से देखने लगता है और कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो अर्णव कहता है, अरे अनिका का पंच और क्या? अर्णव की बात सुनकर आहान अपनी आई रोल करते हुए कहता है, डोंट यू डेयर टू पुश मी अर्णव। आहान का जवाब सुनकर अर्णव जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही कहता है, आई कांट बिलीव कि आहान बता के ऊपर किसी का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी लड़की का। आहान कहता है, तुझे पता है, अगर तेरी जगह यहां कोई और होता तो वो अब तक रिग्रेट कर रहा होता इस बात के लिए कि उसने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की, बट ये तू है इसलिए बच गया, क्योंकि वैसे भी बहुत कम ही मौके आते हैं जब तू इतना दांत फाड़ फाड़ के हंसता है। और रही बात उस लड़की की, तो मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसका। हाँ, बस ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे उलझ सके। शी इज डिफरेंट। वही दूसरी तरफ शिवाय अनिका को लेकर घर आ गया होता है। वो उसको उसके बेडरूम में लेकर जाता है और बेड पर लेटा देता है, और तभी उसकी नजर अनिका के भीगे कपड़ों पर जाती है और वो उसके कपड़े चेंज करने के लिए खुशबू को बोलते ही वाला होता है, लेकिन फिर वो बोलते बोलते रुक जाता है, ये सोचकर कि वो लड़की अनिका के कपड़े बदलते वक्त उसे देखेगी, और उसके अलावा उसकी अनिका को कोई देखे, वो ऐसा कभी होने दे सकता है क्या? फिर वो खुद की अनिका के लिए वार्डरोब से एक कंफर्टेबल कपड़ा निकलता है और उसके कपड़ों को सबसे पहले चेंज करता है, और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो भी अपने कपड़े चेंज करके वापस आ जाता है और फिर खुशबू को खाना लाने के लिए बोलता है और अनिका को खाना खाने के लिए जगाने लगता है, लेकिन अनिका उठने का नाम ही नहीं ले रही होती है, इसलिए वो अनिका को उठाकर अपने शोल्डर से लगाकर उसे बैठा देता है और फिर वो उसको सोते हुए ही अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वो एक बच्चे की तरह अनिका को फिट कराता है और फिर उसको अच्छे से लेटाकर उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुशबू को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से निकल जाता है। शिवाय जैसे ही अपने मेंशन में इंटर करता है, वैसे ही उसकी मॉम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम उसे लड़की के पास से आ रहे हो ना? शिवाय अपनी मॉम को घूर कर देखने लगता है, तभी रिधि जी कहती है, मुझे घूरना बंद करो, क्योंकि मैं नहीं डरने वाली हूं तुम्हारी इन आंखों से। अपनी इन घूरती हुई नजरों को अपनी वाइफ के लिए बचा कर रखो, हो सके तो वो डर जाए। वैसे वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो,
अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो भी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अगर जो तुम्हारे और उसके बच्चे होंगे ना, तो वो और भी ज्यादा क्यूट होंगे। मुझे ना क्यूट क्यूट पोते पोती चाहिए, वो भी बहुत सारे। इसलिए अपने सारे स्किल दिखाओ और उसे लड़की को पटा लो। तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। शिवाय अपनी मॉम की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मॉम आप कब से ऐसी लैंग्वेज बोलने लगी है? रिद्धि जी शिवाय की बात सुनकर कहती है, तुम्हें मेरी लैंग्वेज दिखाई दे रही है? मैं क्या बोल रही हूं तुम्हें वो समझ में नहीं आया? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितनी जल्दी हो सके उसे लड़की को पटा लो, नहीं तो मैं फिर रुद्र को बोल दूंगी उसको पटाने के लिए। वैसे भी मेरा रुद्र भी काफी ज्यादा हैंडसम है, वो उसे मना नहीं कर पाएगी। रुद्र जो आइसक्रीम अपने रूम में जा रहा होता है, जैसे ही वो शिवाय और रिद्धि जी की बातें सुनता है, उसके हाथ से उसके आइसक्रीम की कटोरी छूट कर नीचे गिर जाती है और वो अपनी डरी हुई नजरों शिवाय को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, अरे बड़ी मॉम, आप मुझसे किस जन का बदला निकाल रही है जो मेरी बड़ी इस राक्षस के हाथों चढ़ाना चाह रही है? कुछ गिरने की आवाज सुनकर वो दोनों लोग भी उसे तरफ देखने लगते हैं और जैसे ही रुद्र की नजर शिवाय की आंखों से मिलती है, वो और डर जाता है। तभी रिद्धि जी कहती है, रुद्र इधर आना, जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुद्र का मन तो कर रहा होता है वो वहां से कहीं भाग जाए, लेकिन वो उनकी बात को मना नहीं कर पाता है और उनके पास चला जाता है। तभी रिद्धि जी कहती है, रुद्र क्या तुम एक लड़की को मेरे लिए पटा सकते हो? लड़की ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी। मैं चाहती हूं तुम मुझे अपनी बीवी बनाओ और मेरी बहू। रिद्धि जी की बातें सुनकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर शिवाय की घूरती नजरें महसूस हो रही होती है। तभी रिद्धि जी कहती है, रुद्र क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो? रुद्र डरते हुए अपनी आंखें खोलता है और कहता है, सॉरी बड़ी मॉम, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है। मैं तो लड़कों को पसंद करता हूं और मेरा तो एक बॉयफ्रेंड भी है। मैं बहुत जल्द उसको आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा और मुझे शादी भी उससे ही करनी है, इसलिए ये काम आप किसी और को बोलिएगा। इतना बोलकर वो वहां से बिना शिवाय से नजरें मिलाए भाग जाता है। उसको ऐसे भागते हुए देखकर रिद्धि जी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुमने डरा दिया ना बच्चे को, रोट। तुम्हारे डर से बेचारे ने अपने आप को गेतक बना लिया। अब बंद भी करो लोगों को डराना। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, तो कोई लड़की नहीं आएगी तुम्हारे पास। शिवाय को भी रुद्र की कही हुई बातें सोचकर हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को तुरंत कंट्रोल कर लेता है और कहता है, आप जैसा चाहती है मैं वैसा कर तो लूं, लेकिन क्या आपके पति और आपके ससुर मानेंगे इस चीज के लिए कि मैं एक मामूली सी लड़की से शादी करूं? रिद्धि जी उसकी बात सुनकर कहती है, तुम कह दो सही रहे हो, वो लोग बिल्कुल भी इस चीज के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे पति को आराम से हैंडल कर लोगे। और रही बात तुम्हारे दादाजी की, तो हम उनको बहुत सारी पोते पोतियों देकर मना लेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो उनको किडनैप करके कुछ टाइम के लिए कहीं पर भेज देना और जब शांत होंगे तब ले आना घर पर। तभी पीछे से सरिता जी आते हुए कहती है, प्लानिंग तो बहुत अच्छी है दीदी, लेकिन इस प्लान पर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर हम लोग टीम बनाकर काम करते हैं तो आसान हो सकता है। शिवाय कहता है, ठीक है आप लोग अपना टीम बनाइए और प्लान डिस्कस करिए, फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। इतना बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी रिद्धि जी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, शिवाय अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं सच कह रही हूं, मैं उस लड़की की शादी किसी और से करा दूंगी। वैसे भी इस दुनिया में हैंडसम लड़कों की कमी नहीं है, और मेरी एक दोस्त का लड़का भी है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो मुझे पसंद भी है। मैं अनिका की शादी उसी से कर दूंगी, देख लेना तुम। शिवाय उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही अपने रूम का गेट ओपन करता है, वैसे ही उसको अपने सामने ऋषभ दिखाई देता है। ऋषभ शिवाय को घूरते हुए कहता है, मुझे यहां पर बुलाकर खुद कहां गायब हो गए थे? वैसे मैंने उसे लड़के की पूरी जानकारी निकाल ली है, इसे पढ़ सकते हो। शिवाय कहता है, पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही बता दो। ऋषभ कहता है, ठीक है तो सुनो, उसका पूरा नाम आहान बत्रा है, बत्रा फैमिली का इकलौता बारिश है, और तुम्हें बत्रा फैमिली के बारे में पता ही है, उनकी पहुंच मिलिट्री से लेकर पॉलिटिक्स तक है। और जैसे कि तुम्हें पता है, बत्रा फैमिली बैंकर्स पूरे देश में देखे जा सकते हैं। वो एक तरह से इस देश के इकोनॉमी को हैंडल करते हैं। तो तुम सोच ही सकते हो ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से वो लड़का एक एक कंपनी चलाता है, और वो कंपनी भी काफी ऊंचाइयों को छू रही है अभी। और वो लड़का कुछ ज्यादा मिस्टीरियस भी है, और लड़कियों से तो वो दूर रहता है, लेकिन शायद उसके हमारे लिटिल रैबिट पसंद आ गई है। तो अब तुम्हारे उसे टक्कर लेना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम उसे किसी भी चीज से दबा नहीं सकते हो, ना लुक से, ना पैसों सी पावर से। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले अनिका को उससे दूर रखना चाहिए और अपने करीब। हो सकता हो तुम्हारे साथ रहकर उसे तुमसे प्यार हो जाए, और फिर वो तुम्हारी बनाकर तुम्हारे साथ ही रह जाए। और हाँ, अभी फिलहाल वो 26 साल का है, एक एक्सीडेंट की वजह से वो 3 साल कोमा में था, इसलिए अभी भी कॉलेज में है। शिवाय ऋषभ को घूरने लगता है और कहता है, मैं तुमसे उसकी उम्र नहीं पूछी थी,
तुम मुझे उसकी उम्र क्यों बता रहे हो? ऋषभ कहता है, क्योंकि उस लड़की के पास उसकी उम्र ही उसका प्लस पॉइंट है। अब अनिका को किसी से शादी करनी होगी तो वो अपनी उम्र के किसी लड़के को देखेगी या अपने से 5-6 साल किसी बड़े को। लेकिन तू तो अनिका से पूरे 11 साल बड़ा है। शिवाय अपने जैकेट को निकलते हुए कहता है, अनिका उसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो वो तो ऑलरेडी मेरी है। ऋषभ शिवाय की बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है, तुम बोल तो ऐसा रहे हो जैसे वो तेरे प्यार में पड़कर प्रेग्नेंट हुई है। भूल मत, उसने बच्चों के लिए तुझे डील की थी। वो बेबी तुम दोनों के प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि डील की है। वैसे तुम चाहो तो अनिका को उस बेबी के जरिए अपने पास रखने में कामयाब हो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उसके सामने अपने इमोशंस को शो करने होंगे। उसे तुम्हें फील करना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम उसके और अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो। शिवाय कहता है, वो बच्चा मेरा नहीं है। ऋषभ कहता है, हाँ मुझे पता है, वो बच्चे तू अपने पास नहीं रखने वाला है, ब्रदर को देने वाला है, लेकिन रहेगा तो वो घर में ही ना। शिवाय उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है, ठीक है, तुम अब यहां से जा सकते हो। ऋषभ कहता है, ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन मेरी कही हुई बात के बारे में एक बार जरूर सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं तू उसे चुड़ैल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अनिका को तेरे करीब करने की। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। उसके वहां से जाते ही शिवाय बालकनी एरिया में चला जाता है और चांद को देखने लगता है, और फिर वो एक खतरनाक वाली स्माइल करने लगता है और कहता है, ये बेबी सच में मेरी बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं इसके जरिए ही अनिका को अपनी कैद में कैद करूंगा, जिनकी रिहाई कोई नहीं होंगी। तुम तो बड़े छिछोरे निकले। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ आहान के सामने एक इंसान खड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में एक फाइल होती है, और वो आहान कहता है, इनका पूरा नाम अनिका मित्तल है और मित्तल फैमिली ने इनको अनाथ आश्रम से गोद लिया था। लेकिन जब विकास मित्तल की खुद के बच्चे हो गए तब उनकी बीवी ने और उन्होंने अनिका पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, और एक टाइम पर उन्होंने इनका घर से बाहर निकाल दिया, और फिर ये अपनी दोस्त के साथ रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने लगी जॉब करके। लेकिन फिर एक दिन मित्र परिवार ने इनको वापस अपने घर बुला लिया और वो लोग उन्हें सरोगेट मदर बनने के लिए फोर्स करने लगे। और जब अनिका ने मना किया सरोगेट मदर बनने से, तो उसकी इकलौती दोस्त सृष्टि को उन लोगों ने अगवा कर लिया और उनके सामने शर्त रखी कि अगर वो उनकी बात मानकर ओबेरॉय परिवार के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है, तब वो उनके दोस्त को छोड़ेंगे, नहीं तो वो उनके दोस्त को बेच देंगे। अनिका ने अपने दोस्त को बचाने के लिए उनकी बात मान ली और वो ओबेरॉय परिवार के पास चले गए, और वो अब प्रेग्नेंट है शिवाय सिंह ओबेरॉय के बच्चे से। आहान उसे इंसान की सारी बातें सुनने के बाद उसे वहां से जाने का इशारा कर देता है, और फिर वो उस फाइल में से अनिका का फोटो निकलता है और उसे देखने लगता है और कहता है, थैंक गॉड तुम्हें उस लड़के से प्यार नहीं है, तुम सिर्फ उस लड़के के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो। मतलब तुम अब मेरी हो। मुझे अभी तुमसे प्यार तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लाइक जरूर करता हूं, और जिस चीज को मैं लाइक करता हूं वह चीज तो मेरे पास होनी चाहिए ना, उसे मैं किसी और को कैसे दे सकता हूं। और हाँ, ये लाइक बहुत जल्द लव में बदलने वाला है, और जब मुझे तुमसे लव होगा तो हमारी लव स्टोरी थोड़ी अलग होगी, जैसे ब्यूटी एंड बेस्ट की, क्योंकि इस लव स्टोरी में एक राजकुमारी होगी और एक राक्षस होगा। और हाँ, मेरी दीवानगी बहुत खतरनाक होगी और मेरा जुनून बहुत डरावना होगा, जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगी। आग हूं मैं, एक सुलगती हुई आग, जिसमें अब से तुम भी रोज जलोगी, मेरे पास मेरे करीब रहकर। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम जितना दूर चाहे इतनी दूर जा सकती हो मुझसे, लेकिन गलती से भी मेरी नजर में दोबारा मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा प्लीज काली दुनिया में। लेकिन तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर से आ गई मेरी दुनिया में। तुम्हें पता है तुम मेरी नजरों में आज क्यों हो? क्योंकि तुम किसी से नहीं डरती हो। तुम वो लड़की हो जो मुझसे बिना डरे मेरे सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मुकाबला करती है। और दूसरा रीजन तुम्हारे मेरे दिल में होने का यह है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, और मुझे खूबसूरत चीजों को कलेक्ट करने की आदत है। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज है मैं उन सबको अपने पास रखा हूं, उनमें से एक तुम भी होने वाली हो। तो अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, मेरी इस प्यारी चीज को कोई भी अपनी आंख उठाकर देख ना पाए, खासकर शिवाय सिन्हा ओबेरॉय। और इस बच्चे के होते ही मैं तुम्हें यहां से, इस दुनिया जहां से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां पर सिर्फ तुम और मैं होंगे, जहां पर तुम्हें देखने वाली नजरें सिर्फ मेरी होंगी, जहां पर तुम्हारा सुबह भी मैं रहूंगा और तुम्हारा शाम भी। मैं मेरे इजाजत के बगैर तुम्हें हवा का झोंका भी नहीं छू पाएगा। सूरज की किरणों को भी तुम्हें छूने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी, और अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो। और अगर तुम मुझसे दूर भागोगी भी तो मुझे तुम अपने उतना ही करीब पाओगी, क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ मैं हूं, जिसके साथ ही तुम्हें जीना है और मरना भी है। लेकिन क्या मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे इस बच्चे को मारना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी ना, और मुझे तुम्हारी नफरत नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ। लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हारे बेबी के फादर को तुमसे दूर कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर पाती है। फिर वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपने कपड़ों को चेक करने लगती है और कहती है, क्या मेरे कपड़े उसने बदले हैं? तभी खुशबू अंदर आते हुए कहती है, हाँ, उन्होंने अपना कपड़ा बदल था। मैंने तुमको बोला भी था मैं आपके कपड़े चेंज कर दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। अनिका कहती है, अच्छा ऐसा है, तो क्या तुमने मेरे कमरे से किसी तरह की आवाज भी सुनी थी? खुशबू उसको कंजूरिंग नजर से देखने लगती है और कहती है, मतलब मुझे क्या सुनना चाहिए था? अनिका कहती है, अरे कुछ नहीं, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी ला सकती हो? मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। खुशबू वहां से हाँ बोलकर निकल जाती है
उसके जाते ही अनिका फिर से अपने आप के ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, मतलब उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया? चलो अच्छा है, नहीं तो मुझे तो लग रहा था उसने मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे कपड़े को चेंज किया था। इतना बोलकर वो अपने रूम के बालकनी एरिया में चली जाती है और तभी उसको वहां पर एक बहुत ही प्यारी सी तितली दिखाई देती है, जिसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है। लेकिन तितली उड़कर दूसरे साइड चली जाती है। अनिका उसको खुद से दूर जाते हुए देखते हैं तो उसका मुंह बन जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक सीढ़ी पर जाती है जो छज्जे से लगाकर किसी ने खड़ा किया हुआ होता है। वो उसे सीढ़ी से धीरे से उतरने लगते हैं, लेकिन तभी सीढ़ी नीचे गिर जाती है और अनिका खुद को बचाने के लिए छज्जा पकड़ के लटक जाती है और खुशबू को आवाज लगने लगती है। लेकिन खुशबू किचन में थी तो उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। और तभी वहां पर शिवाय आ जाता है और जब वो अनिका को रूम में नहीं देखा है तो वो उसको ढूंढते हुए बालकनी में चला जाता है और तभी उसको अनिका की आवाज सुनाई देती है जो उसका ही नाम ले रही होती है। अनिका कहती है, शिवाय सुनो। शिवाय अपने अगल बगल चारों तरफ देखता है और कहता है, अनिका क्या अब तुम गायब भी होने लगी हो? क्योंकि तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हो, मुझे तुम्हारी बस आवाज सुनाई दे रही है। अनिका कहती है, मैं तुम्हें इसलिए दिखाई नहीं दे रही हूं क्योंकि मैं यहां पर नीचे हूं। शिवाय उसकी बात सुनकर अपने पैर के नीचे देखा हर कहता है, लेकिन तुम मेरे पैर के नीचे तो नहीं हो। अनिका कहती है, क्या मैं कोई चींटी हूं जो तुम मुझे अपने पैर के नीचे देख रहे हो? अपने सामने नीचे झांक कर देखो। शिवाय जब नीचे देखता है तो अनिका उसको वहीं पर दिखाई देती है जो उसको देखकर स्माइल कर रही होती है। शिवाय गुस्से से अनिका को देखता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? अनिका शिवाय को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखती है और कहती है, अरे वो क्या है ना, मेरी दोस्त मकड़ी है ना, वो यहीं पर रहती है, मैं उसी से मिलने के लिए आई थी। मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया उससे मिले हुए, तो मैं जाकर उसका थोड़ा हालचाल पूछ लेती हूँ। मेरे सिवा बेचारी का कोई और तो है नहीं, और वैसे ये घर से काफी अच्छा बनाती है, तो मैंने सोचा मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ तुम्हारा घर बनाने के लिए। बताओ तुम्हें कैसा घर बनवाना है? वैसे ये तुम्हें भी जानती है और यहाँ पर तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही थी। आओ तुम भी इससे थोड़ा सा बात कर लो मेरे साथ, बेचारी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। शिवाय अनिका को अजीब नजरों से देखने लगता, कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? अनिका कहती है, बकवास मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? जब तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पर लटक रही हूँ तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? शिवाय कहता है, अरे लेकिन अभी तो तुमने बोला तुम अपने दोस्त से बात करने के लिए वहां पर गई हो, इसलिए अब मैं तुम दोनों दोस्तों के बीच में नहीं आऊंगा, इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं, तुम दोनों आराम से बातें कर लो। जब तुम्हारा बात करना खत्म हो जाए तो किसी को बुला लेना, कोई तुम्हें यहां से आकर उतार देगा। इतना बोलकर वहां से जाने का नाटक करने लगता है। तभी अनिका गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, शिवाय सिंह ओबेरॉय, जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। अनिका के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और लेकिन तुरंत वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपा लेता है और उसकी तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन लिए घूमता है और कहता है, अब क्या हुआ? अनिका कहती है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूं, जल्दी से इधर आओ और मुझे ऊपर खींचे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें सच बता रही हूं, अगर मैं ऊपर आ गई तो तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। शिवाय कहता है, एक तो गलती तुमने की है, ऊपर से डरा तुम मुझे रही हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अनिका कहती है, डर ये होता क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे? शिवाय को अनिका की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और कहता है, ओह अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि तुम तो मेरी वाइफ हो ना, और एक वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं डरती है, बल्कि वो अपने हस्बैंड को डरा कर रखती है, जैसे तुम मुझे डरती रहती हो। वैसे मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी मेरी वाइफ बनने के लिए मान जाओगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर तो लग रहा है जैसे तुम तो पूरी तरीके से मेरी वाइफ बन चुकी हो। वैसे ही अच्छा हुआ, अब मेरे बच्चे को मां मिल जाएगी बाप के साथ साथ। अनिका शिवाय की बात सुनकर अपने मन में कहती है, एक बार मुझे बस ऊपर आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ साइको सिंह ओबेरॉय की वाइफ कौन है और हस्बैंड कौन है। फिर अनिका अपने चेहरे पर एकदम इनोसेंट एक्सप्रेशन लाते हुए बड़ी ही प्यारी आवाज में कहती है, शिवाय अनिका को दर्द ही रहा है, प्लीज मुझे ऊपर ले लो ना। शिवाय कहता है, तुम सच में ऊपर आना चाहती हो? अनिका, हाँ मुझे ऊपर आना है क्योंकि मेरे हाथों में सच में दर्द हो रहा है। शिवाय कहता है, ठीक है, अगर तुम ऊपर आना चाहती हो तो तुम मुझे प्यार से बोलो, हस्बैंड प्लीज तुम मुझे अपनी बाहों में ले लो। अनिका शिवाय की बात सुनकर उसे घूरने लगती है और कहती है, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें हस्बैंड बोलूंगी। शिवाय कहता है, ठीक है मत बोलो, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं तुम्हारे साथ। वैसे मेरा नाश्ता करने का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूं, तुम आराम से आ जाना जब तुम्हारा मन करे। इतना बोलकर फिर वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। अनिका कहती है, ठीक है रुक जाओ मैं बोलती हूँ। अनिका एक लंबी सांस लेती है और कहती है, हस्बैंड प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो ना। शिवाय कहता है, अरे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिका शिवाय की बातें सुनकर गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर कहती है, हब्बी प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो ना। शिवाय अनिका के चेहरे के जुड़े हुए एक्सप्रेशन को देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो उसके पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और फिर दोनों नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। शिवाय नीचे होता है और अनिका उसके ऊपर। अनिका के दोनों हाथ शिवाय के शोल्डर पर होते हैं और दोनों का चेहरा एक दूसरे के एकदम करीब होता है और शिवाय का हाथ अनिका के कमर पर होता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी यूलिप आ जाता है और दहाड़ना शुरू कर देता है। दहाड़ने की आवाज सुनकर दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं। अनिका यूलिप को अपने सामने देखकर एकदम से खुश हो जाती है और वो शिवाय के सीने पर अपना पैर रखकर दूसरे साइड आकर यूलिप को अपने गले से लगा लेती है। शिवाय तो गुस्से से अनिका को देखते ही रह जाता है और फिर वो यूलिप को घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से जल्दी। अनिका शिवाय को घूरते हुए कहती है, ये क्यों निकालेगा, तुम निकलो यहाँ से। अनिका की बात सुनकर गुस्से से शिवाय का चेहरा काला पड़ जाता है और वही यूलिप की आंखों में चमक आ जाती है और वो अनिका के चेहरे को चाटने लगता है
जिसे देखकर अब शिवाय को गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में यूलिप को देखने लगता है और कहता है, मैंने कहा ना, उससे दूर हटो। अनिका कहती है, हे भगवान, तुम कैसे डैडी हो जो अपने ही बच्चे को भगा रहे हो। अगर मैं इसकी मम्मा होती ना तो इसको अपने सीने से लगाकर रखती, समझे तुम। अनिका की बात सुनकर यूलिप का चेहरा लटक जाता है, जिसे देख शिवाय को बहुत खुशी मिलती है और वो एकदम से अनिका के पास चला जाता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं इसका डैड हूं और तुम इसकी मॉम और ये हमारा प्यारा सा बेटा। अनिका शिवाय को मुझसे दूर धकेलते हुए कहती है, हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ मिलकर बच्चे पैदा करने का। शिवाय कहता है, लेकिन तुम तो ये ऑलरेडी कर रही हो और वैसे तुम्हें यूलिप बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो तुम उसकी मां क्यों बन जाती हो। अनिका कहती है, बनने से क्या मतलब है तुम्हारा, मैं ऑलरेडी इसकी मां हूं, क्यों यूलिप, मैं तुम्हारी मॉम हूं ना। यूलिप जैसे ही अनिका की बातों को सुनता है वो अपना चेहरा दूसरे साइड कर लेता है, जिसे देखकर अनिका कहती है, अरे अब तुम्हें क्या हुआ। शिवाय कहता है, लगता है यूलिप को उसकी मां पसंद नहीं आई। शिवाय की बात सुनकर यूलिप उसको गुस्से से देखने लगता है और वही शिवाय भी उसको डेविल स्माइल के साथ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद अनिका रोज की तरह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और उसके हाथ में इस वक्त एक बल्लू का पैकेट होता है और साथ में ही ग्लू। अनिका फिर एक किनारे जाकर 3-4 बल्लू को फुल देती है और उन सबको एक दूसरे से अटैच कर देती है और उसे बल्लू के एक साइड ग्लू लगा देती है और फिर कहती है, अब तक तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम्हारी बारी है। वही अब क्लास लगने का टाइम हो गया होता है, इसलिए सारे लोग अपने अपने क्लास में जा रहे होते हैं। अनिका उस बैलून को अपने पीछे छुप कर किसी को ढूंढने लगती है और तभी उसकी नजर उसे इंसान के ऊपर पड़ भी जाती है। वो उस इंसान को देखते हुए एक डेविल स्माइल करती है और धीरे 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 उसके पीछे चलने लगती है और टाइम मिलते ही उसे बल्लू को उसके पीछे चिपका देती है और फिर वहां से खिसक लेती है। वही आहान जैसे ही अपने क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, सारे लोग उसको ही देखने लगते हैं और एक लड़की जैसे ही आहान को कुछ कहने वाली होती है, वैसे ही आहान उसको घूर कर देखता है, जिसे वो लड़की कुछ कहते कहते रुक जाती है। वही अर्णव और मयंक की नजर जब आहान पर जाती है तो उसका शौक से मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं, आहान गुस्से से सबकी तरफ देखने लगता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने 2 सेकंड के अंदर अपनी नजर नीचे नहीं की तो मैं तुम सबकी आंखें निकाल लूंगा। इतना बोलकर वो अपनी जगह पर बैठने जाता है और वो जैसे ही बैठता है वैसे ही एक जोर की आवाज होती है, सर जो अपने चेयर पर बैठने जा रहे होते हैं। वो जैसे ही इस आवाज को सुनते हैं वो अपनी चेयर से गिर जाते हैं और आहान खुद डरकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और क्लासरूम के सारे बच्चे अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। आहान को लगता है शायद से उसका पेंट फट गया है, इसलिए वो पीछे घूमकर अपने पेट को देखने लगता है, लेकिन उसको अपना पेंट फटा हुआ तो नहीं दिखता है, लेकिन उसे वहां पर गुब्बारे जरूर दिख जाते हैं जो आप फुट चुके होते हैं। आहान गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, अनिका की बच्ची, आई किल यू। वही दूसरी तरफ अनिका जैसे ही अपने टैक्स पर बैठी है वैसे ही उसको अपने देश के ऊपर एक एनवेलप मिलता है। वो डरते हुए उसे खोलती है तो उसमें उसका बैंक कार्ड होता है और साथ में ही एक चॉकलेट और उसके साथ एक छोटा सा नोट होता है। अनिका जैसे ही उस कार्ड को देखते हैं तो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, लेकिन उसने तो मेरा कार्ड तोड़ दिया था, फिर ये कैसे आया। इतना बोलकर वो बैग से टूटे हुए कार्ड के टुकड़े निकलती है और जब उसको एक जगह पर रखकर जोड़ती है तो उसे उस कार्ड पर आहान का नाम दिखाई देता है। अनिका उसको देखते हुए कहती है, मतलब उसने मेरा कार्ड नहीं तोड़ा था, खुद का तोड़ा था, लेकिन जब मैं उसे मार रही थी तब उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। ओह सीट, ये मैंने क्या कर दिया। एक तो मैं कल गुस्से में आकर उसको मार दिया और ऊपर से आज मैं फिर उसके साथ वो बैलून वाला फ्रैंक कर दिया। फिर वो उस नोट को पढ़ती है जिसे लिखा हुआ होता है, सॉरी, मुझे तुम्हें कल इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए था। आई होप तुम मुझे कल के लिए माफ कर दोगी और हाँ, दोबारा से तुम कभी रोना मत, क्योंकि तुम रोती हुई बहुत ही गंदी दिखती हो और अगर तुमने दोबारा मेरे सामने रोने की हिम्मत की तो तुम्हारी आंखें निकालूंगा। और फिर वहां पर आहान का सिग्नेचर होता है और उसके नीचे एक छोटा सा दिल बना हुआ होता है। अनिका उस नोट को वैसे ही अपने बैग में डाल देती है और कहती है, ये मुझे सॉरी बोल रहा है या फिर फेक कर मार रहा है, और इस गधी की हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा से धमकाने की। जो भी मैंने आज सुबह इसके साथ किया बहुत अच्छा किया। लंच टाइम में अनिका कैंटीन में बैठकर अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी वहां पर आहान आ जाता है और उसके हाथ से उसकी कॉफी ले लेता है और उसके बगल में बैठकर उसे कॉफी को खुद पीने लगता है। अनिका आहान को गुस्से में देखती है और कहती है, आहान के बच्चे, मुझे मेरी कॉफी वापस करो, अगर तुम्हें पीनी है तो अपने लिए खुद जाकर बाय करो। आहान उसके सामने एक जूस का ग्लास करते हुए कहता है, कॉफी तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए तुम अब से सिर्फ जूस पियोगी। अनिका उस जूस के गिलास को देखते हैं और कहती है, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया है। देखो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, अभी तो मुझे बुढ़ापे वाला लाठी वाला डांस भी करना है, नहीं मैं इसे नहीं पी सकती हूँ। अनिका की बात सुनकर आहान उसके फोरहेड पर अपनी उंगली से टैप करता है और कहता है, क्या तुम उल्टा पैदा हुई थी जो हमेशा उल्टी बातें समझती हो। मैं तुम्हारे जूस में जहर क्यों मिलाऊंगा, तुम मुझे बता सकती हो। अनिका कहती है, अरे मैं तुम्हारे साथ सुबह फ्रेंड किया था ना, तो क्या पता तुम उसे फ्रेंड का बदला लेने के लिए इस जूस में जहर मिला दिया हो। आहान कहता है, ओह मैंने तो वो बात भूल भी गया था, चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ वो क्यों किया, क्योंकि मैं तो तुम्हारा कार्ड भी दे दिया है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अनिका आहान के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने तरफ कर देती है और फिर उसके सर को लेफ्ट राइट घूमने लगती है और कहती है, जिस तरह तुम इस बात को भूल गए थे फिर से तुम इस बात को भूल जाओ। अब आगे आहान कहता है, अगर नहीं भूला तो। अनिका मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, आहान भूल जाओ ना प्लीज, क्या तुम बच्चे को अब इस तरह से परेशान करोगे। आहान कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं इस बात को भूल जाऊं और तुम्हें बोली ना करो, इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अनिका आहान को तुरंत मना करते हुए कहती है, तुम्हें जो करना हुआ कर लेना, मैं नहीं खेलने वाली तुम्हारे साथ कोई सा भी गेम।
आहान अनिका को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे हाँ, तुम ये गेम खेल नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें ये गेम खेलना आता ही नहीं होगा। मैं फालतू में तुमसे गेम खेलने के लिए पूछ रहा था, मुझे तो तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हें तो इस गेम का नाम भी नहीं पता होगा। आहान के ऐसे भड़काने पर अनिका भड़क जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए रेडी हूं, लेकिन हाँ, जो जीतेगा उसे सामने वाले की एक बात माननी होगी। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? आहान कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों, तुमसे अच्छा से पता है मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाला हूं। अनिका कहती है, ठीक है, देखेंगे कौन किसको हारता है। फिर वो दोनों गेम रूम में चले जाते हैं, जहां पर बहुत तरह के गेम रखे हुए होते हैं। वो दोनों जाकर बिलियर्ड टेबल्स के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों खेलने लगते हैं। अनिका के स्किल्स को देखकर आहान इंप्रेस होने लगता है, लेकिन जब वो देखता है अनिका जीत रही है, तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझे उसे रात को किस तरह से किस किया था? अनिका जैसे ही आहान की इस बात को सुनती है, वो जला हो जाती है और एक बॉल उससे मिस हो जाती है। आहान कहता है, तुमसे एक बॉल मिस हो गई, अब मेरी बारी है। अनिका कहती है, हाँ मुझे पता है अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम सबसे मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें किस कब किया था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आहान कहता है, अरे वो तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरा सपना था ना। आहान की बातें सुनकर अनिका को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने मन में कहती है, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। आहान फिर देखने लगता है और अनिका टेबल के दूसरे साइड जाकर खड़ी हो जाती है और आहान को ध्यान से देखने लगती है और कहती है, ओए आहान, तुम इतने हॉट क्यों हो? और ये सुनने के बाद आहान को जला तो होना ही था और उससे बॉल मिस हो जाती है। आहान हारने से अनिका की तरफ देखने लगता है, कहता है, तुमने मुझे अभी अभी हॉट कहा। अनिका कहती है, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगा है, मैंने तो ये कहा कि तुम हॉट टेम्पर हो। आहान कुछ बोल नहीं पाता है और फिर अनिका जीत जाती है, लेकिन आहान को अपनी हार मंजूर नहीं होती है और वो उसे दोबारा खेलने के लिए बोलता है। अनिका एक डेविल स्माइल करती है और कहती है, तुम जितनी बार बोलोगे मैं इतनी बार कह सकती हूँ और मैं तुमसे हर बार जीत भी सकती हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो गेम स्टार्ट कर देती है और इस बार वो अपनी आंखें बंद करके खेलती है। आहान उसको अपनी आंखें फाड़े देखने लगता है और कहता है, व्हाट द हेल, तुमने ये कैसे किया? जिसपे अनिका कहती है, मैं बिलियर्ड की बेस्ट प्लेयर हूँ, ये गेम मुझे सबसे अच्छे तरीके से खेलने आता है। इतना बोलकर वहां फिर से खेलने लगती है। आहान उसको हारने के लिए कभी स्पाइडर का नाम लेता है तो कभी अर्थक्वेक का, लेकिन अनिका किसी भी चीज से नहीं डरती है। फिर वो उसके क्लोज जाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। अनिका सेकंड राउंड भी जीत जाती है और कहती है, मैं तुमसे जीत है, अब तुम क्या बोलोगे? आहान कहता है, शर्त के मुताबिक तुम मुझसे कोई सी भी बात मनवा सकती हो। अनिका वहां से जाते हुए कहती है, अभी मैंने सोचा नहीं है तुमसे कौन सी बात मनवानी है, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बता दूंगी, फिलहाल के लिए बाय। और हाँ, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुझे बार बार परेशान करते हैं बिना मतलब के। थोड़ी देर बाद पीटी क्लास में टीचर सारे स्टूडेंट का एक एक पैर बना देते हैं। अनिका को पीटी क्लास में पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है और जब वो पहुंचती है तो वहां उसको आहान गेट पर ही मिल जाता है। अनिका उसको इग्नोर करता हुआ अंदर आ जाती है। तभी टीचर कहती है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट का पैर बन चुका है, अब तुम ही दोनों बचे हो, तो अब तुम दोनों साथ में आ जाओ। अनिका को फिर ना चाहते हुए भी आहान के साथ टीम अप करना पड़ता है। सारे लड़के नीचे जमीन पर लेटे हुए होते हैं और लड़कियों को उनके दोनों घुटनों को पकड़ के बैठना होता है। अनिका भी जाकर आहान के पास जाकर अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके दोनों घुटने को अपने दोनों हाथों से पकड़कर हक कर लेती है। और अब आहान क्राउचेस करने लगता है और अनिका काउंटिंग करने लगती है। आहान एक्सरसाइज करते हुए अनिका के एकदम फेस के पास आ जा रहा होता है और जब अनिका बोल रही होती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उसकी बात का जवाब देते भी कहता है, इसे ऐसे ही तो करते हैं, अगर तुम्हें पता नहीं है तो गूगल करके देख लो। और वो फिर हर बार अनिका के साथ ऐसा ही करता है। अनिका को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और वो काउंटिंग करना बंद कर देती है। जब 5 राउंड होता है तब वो 1 गिनती है। वो ऐसे ही करके आहान से बहुत सारा एक्सरसाइज करवाती है, लेकिन आह्वान के चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान नहीं दिख रही होती है, बल्कि तो वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि उसे अनिका के इतने करीब आने का मौका मिल रहा है। लास्ट में अनिका को ही हार मानना पड़ता है और वो कहती है, कंप्लीट हो गया है, चलो अब तुम उठ सकते हो। और फिर आहान का अनिका का पीछा करना डेली का रूटीन बन गया था। अनिका लाइब्रेरी में एक बुक को ढूंढ रही होती है और वही आहान अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बैठकर पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका सारा ध्यान अनिका की तरफ होता है। अर्णव कहता है, आहान तुम ये क्या कर रहे हो? आहान कहता है, मैं पढ़ रहा हूं। अर्णव कहता है, हाँ पढ़ तो रहा है, लेकिन अनिका को। आहान कहता है, बकवास करना बंद करो, मैं पढ़ाई करूंगा, तुम लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तभी मयंक आहान को टेस्ट करते हुए कहता है, ओह नो, लगता है अनिका बुक तक पहुंच नहीं पा रही है। अर्णव कहता है, हाँ यार, वो तो सच में नहीं होता पा रही है, मुझे लगता है उसे किसी की इस वक्त हेल्प की जरूरत है। मयंक कहता है, अगर मैं थोड़ा और टोल होता तो मैं जाकर उसकी हेल्प कर देता, बट अफसोस में इतना टोल नहीं हूं, मुझे बेचारी के लिए बुरा लग रहा है। आहान उन दोनों की सारी बातों को सुन रहा होता है और उसे यह भी पता होता है उसके दोनों दोस्त जानबूझकर उसको छेड़ रहे हैं, लेकिन वो फिर लोगों पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि स्माइल करने लगता है। और वो भी अनिका के क्लोज ही जाना चाहता था, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और अनिका के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और धीरे से कहता है, कौन सी बुक चाहिए? पहले तो अनिका अपने पीछे से आई आवाज को सुनकर डर जाती है, लेकिन जब वहां को देखते हैं तो उसका मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो आहान को उस बुक की तरफ इशारा करके बता देती है। आहान उसके लिए वो बुक उतार देता है और उसके हाथों में दे देता है। अनिका उसको थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। और अब अनिका को भी अपने अगल बगल आहान के रहने की आदत हो गई थी और वो उन दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती भी होने लगी थी। अनिका के लिए तो सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन आहान के लिए अनिका कुछ और ही बनती जा रही थी। और इस चीज से अब शिवाय को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है, क्योंकि अनिका और आहान की पिक शिवाय के पास पहुंच चुकी होती है, वो भी वो वाली पिक जिसमें वह दोनों साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं।
शिवाय उस फोटो को देखते हुए कहता है, ये कपल वाली एक्सरसाइज इसके साथ कैसे कर सकती है। ऋषभ उसके गुस्से को शांत करते हुए कहता है, अरे वो अकेले नहीं कर रही है, देखो वहां पर सारे बच्चे सेम ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। शिवाय कहता है, कॉलेज के डीएम को फोन करो और बोलो लड़की और लड़कियों के लिए अलग अलग रूम बनाए एक्सरसाइज करने के लिए। रात के टाइम अनिका अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेक के किनारे घूम रही होती है। तभी वहां पर शिवाय आ जाता है। अनिका की नजर जैसे ही शिवाय पर पड़ती है तो उसको देखते ही अनिका एकदम से एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि शिवाय दिनों बाद आज अनिका के पास आया होता है। तभी अनिका देखती है शिवाय उसकी तरफ ना आकर कहीं और जा रहा है। शिवाय को कहीं जाता हुआ देखकर अनिका उसकी तरफ दौड़ लगा देती है, लेकिन वो जैसे ही उसके सामने पहुंचती है वैसे ही उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो शिवाय को अपने साथ लिए हुए ही नीचे जमीन पर गिर जाती है। अनिका शिवाय के ऊपर गिरी हुई होती है और इस वक्त शिवाय ब्लैक सूट में इतना अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा होता है कि अनिका उसकी आंखों में खोसी जाती है। और यही हाल शिवाय का भी होता है। वो अनजाने में ही अपनी पकड़ अनिका पर मजबूत कर देता है। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद शिवाय अपने सेंस में वापस लौटता है और वो जब देखता है अनिका अभी भी उसके ऊपर लेटी हुई है और उसका उसके ऊपर से हटाने का कोई विचार नहीं है, तो वो अपनी इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, अगर तुम्हारा मुझे इस तरह से ताड़ना हो गया हो तो क्या तुम मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करोगी। शिवाय की बात सुनकर अनिका अपने सेंस में वापस आती है और हड़बड़ाते हुए उसके ऊपर से उठने लगती है और कहती है, सॉरी, मैं तो तुमको देखकर बस एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, मुझे तुमसे थोड़ी सी बिजनेस की नॉलेज लेनी थी। अनिका की बातें शिवाय ध्यान से सुन रहा होता है और तभी उसके मन में एक शरारत सूझती है और वो एकदम से अनिका के कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और फ्लर्टी टोन में कहता है, अच्छा सच में तुम मुझसे बिजनेस सीखना चाहती हो, लेकिन सॉरी मैं तुम्हें बिजनेस तो नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ बिजनेस को छोड़कर मैं तुम्हें और बहुत कुछ सीख सकता हूँ। क्या तुम सीखना चाहोगी। ये सब कहते हुए शिवाय अपनी उंगलियों को उसकी कमर पर चल रहा होता है, जिसे फिल करके अनिका को बहुत अजीब लग रहा होता है और वो एकदम से शिवाय को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और कहती है, तुम तो बहुत छिछोरे निकले। मुझे तो लगा था तुम बहुत भोले भाले से और बहुत ही काबिल इंसान होके, लेकिन तुम तो एक नंबर के छिछोरे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की। मैं यहां पर बिजनेस की कुछ ट्रिक सीखने आई थी, ना कि अपनी इज्जत लुटवाने। शिवाय उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता और कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत सारा इज्जत है, उसमें से मुझे थोड़ा सा दे दोगे तो तुम्हारा क्या चल जाएगा। अनिका कहती है, मेरी इज्जत है, मैं तुम्हें क्यों दूं, निकलो यहां से तुम। शिवाय अपने हंसी को किसी तरह से कंट्रोल करता है और कहता है, ठीक है छोड़ो इन सब बातों को, बताओ तुम्हें क्या सीखना है मुझसे। अनिका कहती है, अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सीखना है, मेरे पास गूगल बाबा है, मैं उनसे सब कुछ सीख सकती हूं। वैसे क्या बात है, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। शिवाय कहता है, तो क्या तुम मेरे आने का दिन गिन रही थी या फिर तुम मुझे मिस कर रही थी। अनिका शिवाय की बात सुनकर मुंह बना लेती है और कहती है, मैं और तुम्हें मिस करूंगी तुम्हारे सपने में। वैसे भी तुम मेरे लगता क्या हो जो मैं तुम्हें याद करने लगी। अनिका की बातें सुनकर शिवाय को गुस्सा आने लगता है और वो उसे गुस्से में देखने लगता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाती है। लेकिन तभी उसको याद आता है वो यहां पर किस लिए आया था और फिर वो अनिका की तरफ डेविल स्माइल के साथ देखने लगता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास आ गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। अनिका कहती है, अच्छा ऐसा है, लेकिन अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना था तो तुम उधर क्यों जा रहे हो, बॉडीगार्ड के कैंप की तरफ। शिवाय कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहां पर तो बॉडीगार्ड देखने के लिए आया था जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज जा सके। अनिका उसको बात जैसे ही सुनती है उसको एकदम झटका हंस जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या। शिवाय कहता है, क्या नहीं, हाँ कल से 2 बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ हर टाइम रहेंगे, तुम कॉलेज जाओगी तब भी। अनिका कहती है, तुम्हारा दिमाग को आप खराब हो गया क्या, अगर मैं बॉडीगार्ड को अपने साथ कॉलेज लेकर जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शिवाय कहता है, लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मैंने जो बोला है वही होगा और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तुम मेरी बात को काट नहीं सकती हो और अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करती हो तो तुम्हें अभी मुझे पूरे 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे। अनिका कहती है, मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों दूंगी। शिवाय कहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर हम दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के रूल को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हंसने वाले को पूरे 1.5 करोड़ रुपए देगा। अनिका कहती है, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जा ही कहा रही हूं जो मैं तुम्हें पैसे। शिवाय कहता है, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ ऑलरेडी जा चुकी हो, लेकिन वो तुम्हारी फर्स्ट गलती थी इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया था, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड को रखना होगा, नहीं तो पैसे दो। अनिका शिवाय को गुस्से में देखती है और अपने मन में कहती है, फिलहाल के लिए इस साइको की बात मान जाती हूं, बाकी मुझे उन दोनों बॉडीगार्ड के साथ क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता है।